क्या होता है पाइल्स? पाइल्स अगर किसी को हो गया तो ऐसा लगता है जिसने किसी ने गाली दे दी। आपने मूवी मनोज वाजपेयी की देखी थी, वो कट्टा चलाता है, उसके हाथ में फट जाता है, पूछता है क्या बवासीर बना दिए हो बे। सबसे बड़ा जो कारण है वो लाइफस्टाइल है इसका। फीमेल्स में प्रेगनेंसी के दौरान पाइल्स काफी कॉमनली पाया जाता है। 2 साल के 3 साल के बच्चे को भी फिशर होता है। लिमिट से ज्यादा हार्ड स्टूल प्रेग्नेंट फीमेल पास करेगी तो एनल रीजन में टीयर बनता है, इस टीयर को ही फिशर कहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस बीमारी को टैबू मानते हैं और उसके मतलब निवारण के लिए वो डॉक्टर के पास नहीं जा पाते। तो ये 4-5 चीजें अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हम पाइल्स से बचे रह सकते हैं। कैसे पता चले कि आपको पाइल्स हो गया? अगर मोशन से पहले या मोशन के बाद में आपको ब्लीडिंग महसूस होती है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं है तो पाइल्स नहीं होगी। डेफिनेटली। इसमें लोग डॉक्टर्स के पास कम, बंगाली दवाखाना में ज्यादा आते हैं। बंगालियों के बारे में आपको एक चीज बता दूं, ये क्वैक्स होते हैं। इस बीमारी को एक टैबू समझा जाता था, तो वो तलाशते थे कि किसी जगह में जाके हमें कोई डॉक्टर मिल जाए जहाँ पर कोई हमें देख ना ले। सर, क्या मेल के कंपैरिजन में फीमेल्स में ज्यादा ये समस्या है? फिशर के अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं सर? एक शार्प कटिंग सा पेन होता है, जैसे ब्लेड लग गया एनल रीजन में। 90% पेशेंट्स तब आते हैं जब उनको लगता है कि भाई अब नहीं भीतरी। तो बच्चों में कब्ज की बहुत समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की बहुत समस्या है, उसके लिए क्या करें? कब्ज का कोई ऑपरेशन नहीं होता। फिशर का और पाइल्स का दोनों का बड़ा रीजन मेन रीजन कॉन्स्टिपेशन। पाइल्स होने के बाद क्या पार्टनर के साथ जो इंटीमेट लाइफ होती है उसमें कोई इम्पैक्ट पड़ता है? जो जिम लवर्स हैं, जो हैवी वेट उठाते हैं, उनको पाइल्स होने की संभावना ज्यादा है। खुद से इलाज करने से बेहतर है कि हम एक जो आदमी उसमें क्वालिफाइड है उससे ट्रीटमेंट लें। ज्यादा मसाले खाने से भी पाइल्स होता है, क्या ये सच है? कई सारे डॉक्टर्स में भी ये कमी रहती है कि एग्जामिन नहीं करते। ताऊ के बेटे के ससुर को ये हुई थी, उन्होंने ये गोली खाई थी, तू भी ये खा ले। चाहे भले ही उस आदमी को कोई और तकलीफ हो, इसको कोई और तकलीफ हो। फिस्टुला एक बहुत गंदी बीमारी है। 70% केसेस में फिस्टुला का कोई कारण नहीं होता। पाइल्स आर यूजुअली पेनलेस, पाइल्स में दर्द नहीं होता है। फिशर किस वजह से होता है और उसकी क्या क्या स्टेजेस होती है? 80-90% केसेस में हार्ड स्टूल एक बड़ा कारण रहता है। बंगाली बाबा कहते हैं कि एक टीके में जड़ से खत्म। उन्होंने तो स्क्लेरोसेंट पढ़ना है, लगाना है, ठोक दिया। क्या आयुर्वेद में भी इसका इलाज है? कई जेट का प्रेशर इतना तेज होता है कि वहां प्रेशर से गया और एकदम से काट लगा देगा। पेन से आप पहचान कर सकते हैं कि आपको पाइल्स है, फिशर है, फिस्टुला है? चुभन होती है, जलन होती है, बर्निंग होती है, मिर्ची सी लगती है। जो लगातार जंक फूड पर, मैदा की चीजों पर सरवाइव कर रहे हैं, उनको होने के चांसेस ज्यादा हैं रेदर देन ओल्ड एज पर्सन। आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने द श्वेता शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कोई पसंदीदा गेस्ट हम अपने स्टूडियो में इनवाइट करें, अपने पॉडकास्ट में लेकर आएं, तो उनका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार, स्वागत है आपका द श्वेता शो में। आज का पॉडकास्ट बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही शिटी होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन मुद्दों के बारे में, उन टॉपिक्स पर जिन पर बात करना अमूमन लोग पसंद नहीं करते या बचना चाहते हैं। जी हाँ, आज हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं डॉक्टर अमित शर्मा। उनसे जानते हैं पाइल्स, फिस्टुला और फिशर के बारे में। सर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू श्वेता जी, आपका धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। सर, आज हम उन मुद्दों पे बात कर रहे हैं जिन पर अक्सर लोग बचते हैं, हिचकिचाते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि क्या होता है पाइल्स? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो आपने कहा कि मुद्दे से बचते हैं, बात करने से हिचकिचाते हैं, बात नहीं करते। तो आज भी इस बीमारी को एक तरह से गुप्त रोग की तरह माना जाता है, बिल्कुल टैबू समझा जाता है कि पाइल्स अगर किसी को हो गया तो ऐसा लगता है जिसने किसी ने गाली दे दी हो। वैसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जैसे शरीर में बाकी हिस्सों में कोई बीमारी होती है, उस तरह से ये भी एक बीमारी है। सबसे पहला मैसेज आपके ऑडियंस के लिए मेरा ये है कि ये कोई ऐसा टैबू नहीं है, इट्स सिंपली अ डिजीज, और इसका बहुत आसान तरीके से इसका सॉल्यूशन और इसका इलाज संभव है। दूसरा, जो आपके पाइल्स क्या होता है या फिशर क्या होता है, फिस्टुला क्या होता है, उसकी अगर हम बात करें तो पाइल्स बेसिकली दीज आर एंगोर्जमेंट ऑफ रेक्टल ब्लड वेसल्स। जो हमारे एनल रीजन में खून की नलियां होती हैं, अगर किसी कारण से उन पर दबाव ज्यादा पड़ता है, जोर ज्यादा पड़ता है, तो उसकी वजह से वो सूज जाती हैं, उनमें सूजन आ जाती है, उनका साइज बढ़ जाता है ब्लड वेसल्स का, उन्हीं को हम पाइल्स कहते हैं। फिशर की अगर हम बात करें तो कई बार क्या होता है कि बहुत हार्ड स्टूल अगर कोई आदमी पास करता है तो उसकी वजह से एनल रीजन में एक टीयर हो जाता है। क्योंकि जो भी हम देखें कि एनल कैनाल है, उसमें एक हम सर्टेन एक्सटेंट तक तो वो एक्सटेंट हो सकती है,
स्ट्रेस हो सकती है, लेकिन अगर उससे भी ज्यादा उसका किसी पेशेंट को हार्ड स्टूल पास हो रहा है तो वहां पर एक जख्म बन जाता है, टीयर बन जाता है। ये जो टीयर है इसको फिशर कहते हैं। और जो फिस्टुला है, फिस्टुला में मोटे तौर पर हम देखें एनल रीजन के पास में एक आम भाषा में हम कहें फोड़ा जैसा बनता है, एक स्वेलिंग होती है जिसमें पस पड़ जाता है, और ये एब्सेस है। लेकिन जब ये बर्स्ट होके इसमें दो ओपनिंग बन जाती हैं, एक बाहर की तरफ मुंह बन जाता है, फोड़ा फूट के पस बाहर निकल जाता है, एक अंदर की तरफ उसका मुंह बन जाता है। तो जब ये दो ओपनिंग इसमें बन जाएंगे देन इट इज फिस्टुला। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ एक ओपनिंग बनती है तो हम इसको यूजुअली साइनस कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पस जो निकल रहा है वो बाहर ना निकल के अंदर निकल जाता है, एनल रीजन में डिस्चार्ज हो जाता है, जो हमारा पस है, मवाद है जिसको हम कहते हैं। तो उस कंडीशन में इसको हम रेट्रोगेट फिस्टुला कहते हैं। तो ये तीन बेसिक चीजें हैं, बेसिक बीमारियां, और बहुत सारी बीमारियां होती हैं, लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ पेशेंट्स में मैं मुझे लगभग 20 साल हो गए ये प्रैक्टिस करते हुए, सिंस 2006 इन इंदिरापुरम। उससे पहले गवर्नमेंट सेटअप में था। तो मेजोरिटी जो पेशेंट्स की है वो इन्हीं तीन बीमारियों की रहती है। ये पाइल्स होता किस वजह से है? पाइल्स के देखो, जो अगर हम कारणों की बात करें तो सबसे बड़ा जो कारण है वो लाइफस्टाइल है इसका। बहुत सारे लोग हैं जिनका सिर्फ सिटिंग का जॉब है, बैठे रहने का काम है। उसमें क्या है कि बैठे बैठे एनल रीजन पे हमारा जो रेक्टल प्रेशर है वो बढ़ता है, रेस्टिंग प्रेशर भी बढ़ता है, तो उसकी वजह से नसें फूल जाती हैं। ये एक कारण होता है। कोई आदमी खान पान उसका ऐसा है कि बहुत लो फाइबर डाइट जो ले रहा है, मैदा की चीजें ले रहा है, जंक फूड ले रहा है, तो वैसी कंडीशन में भी पाइल्स के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक आदमी है जिसका वाटर इनटेक बहुत कम है, हाइड्रेशन जिसका शरीर में प्रॉपर नहीं है, वो भी एक बड़ा कारण होता है कि उससे पाइल्स होने की संभावना आदमी को बढ़ जाती है। इसके अलावा ये तो एक कॉमन कॉजेज हैं। अगर हम पैथोलॉजिकल देखें, बीमारी के हिसाब से देखें, तो कुछ बीमारियां जैसे अल्कोहलिक लिवर डिजीज के बाद में कई लोगों में पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाता है, जो हमारी वहां पर लिवर से निकलने वाली वेन है, उसमें अगर हाइपरटेंशन है तो वो भी पाइल्स को जन्म दे सकता है। कई लोगों में अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये कई बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से पाइल्स हो सकता है। फीमेल्स में प्रेगनेंसी के दौरान पाइल्स काफी कॉमनली पाया जाता है। तो ये मोटे तौर पर कारण रहते हैं पाइल्स के होने के। क्या मिनिमम एज होती है सर? एज से नॉर्मली शुरू होती है? कोई एज नहीं होती, कोई एज नहीं होती। मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि मेजोरिटी ऑफ पेशेंट्स किस एज के होते हैं, तो वो आप मानिए 18-20 साल से लेके 50-60 तक। लेकिन अगर हम फिशर की बात करें तो मैं अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ 2 साल के 3 साल के बच्चे को भी फिशर होता है। कारण खान पान है आजकल, मतलब एक तो फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल कम है बच्चों की, मोबाइल में लगातार घूम रहते हैं, स्क्रीन टाइम उनका ज्यादा रहता है, आउटडोर गेम्स काफी कम हो गए। खान पान घर में मम्मी पापा ही अगर पिज्जा बर्गर खाएंगे तो बच्चा कहाँ से फल खाएगा। तो ये कई सारे कारण हैं जो छोटे बच्चों में भी पाइल्स को या फिशर को प्रेसिपिटेट कर रहे हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलर हम एज ग्रुप की बात करें तो 20-25 साल से लेके और जो हमारा 50-55-60 साल की एज ग्रुप है, इसमें पाइल्स के होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। मेजोरिटी अगर हम इसको और कन्फाइन करें तो 30 साल से लेके और 45-50 के जो बीच के लोग हैं उनमें चांसेस ज्यादा रहते हैं। सर आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि लोग वॉशरूम में भी फोन लेके जाते हैं, ये हाँ। कितना हानिकारक है? बहुत 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 अच्छा सवाल है, और इस बारे में मैं ज्यादातर लोगों को मोटिवेट करता हूँ, एजुकेट करता हूँ कि जो टॉयलेट में हमने जाना है वहाँ फ्रेश अप होने के लिए जाना है, फ्रेश होने के लिए जाना है, स्टूल पास करने के लिए जाना है। ना हमने वहाँ पर मेडिटेशन करनी है, ना वहाँ पर हमने रील्स स्क्रॉल करनी है, ना वहाँ पर हमने न्यूज़पेपर पढ़ना है, ना वहाँ पर हमने लंबे टाइम तक अपने जो मोबाइल के काम है कुछ करने हैं। खास तौर पर जब आदमी मोबाइल लेके टॉयलेट में बैठता है और एक ट्रेंड है कि आप रील्स देख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो आपको टाइम का पता नहीं चलता। एक पर्टिकुलर पोजीशन में आप बैठे हैं और वो जो पोजीशन है टॉयलेट के लिए, जब आप स्टूल पास करने के लिए बैठते हैं तो वो सीधे तौर पर एनल रीजन में जो आपका प्रेशर है बैठने का उस पर पड़ता है, वो गुदा क्षेत्र में दबाव पड़ता है। तो वो जो दबाव है वो एक सीधा कारण होता है पाइल्स को जन्म देने का। तो जो आदमी मोबाइल लेकर टॉयलेट में जा रहा है, जितनी ज्यादा देर उसमें बैठेगा ऑब्वियसली वो प्रेशर, रेक्टल प्रेशर उसका बढ़ेगा और पाइल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सर आपने अभी प्रेग्नेंट वुमेन्स की बात की, तो प्रेग्नेंट वुमेन्स को ये पाइल्स की समस्या ज्यादा क्यों होती है? देखिए, 2 बड़े कारण हैं इसके। एक तो जब भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसमें उस प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए, उसको वायबल करने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हमारा शरीर में उसका लेवल बढ़ता है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का अपना एक काम रहता है कि वो ब्लड्स का वैसोडाइलेटेशन करता है, मतलब ब्लड का एक तरह से फैलाता है। तो वो एक बड़ा कारण होता है
रेक्टल रीजन की भी ब्लड वेसल्स हमारी फैलती है, और वहां पर जब ब्लड पूलिंग होती है तो वेसल्स का एंगोर्जमेंट होके पाइल्स उसमें बन जाता है। एक दूसरा जो मेजर कॉज है वो है, जैसे जैसे बच्चे का फीटस का साइज बढ़ता है अंदर पेट में, तो यूट्रस ऊपर दबाव डालता है, ऊपर भी दबाव डालेगा, नीचे भी दबाव डालेगा। तो ऊपर की साइड जब उसका, जैसे हम दबाव की बात कर रहे हैं, तो जो हमारी आंतें हैं उनके ऊपर सीधा प्रेशर पड़ रहा है, वो कॉन्स्टिपेशन को एक तरह से जन्म दे रहा है। दूसरा जो कारण है, नीचे की तरफ भी ऑब्वियसली बच्चा पेट में है तो एनल रीजन पे, पेल्विक रीजन पे हमारे पे जैसे जैसे उसका बच्चे की गेस्टेशनल एज बढ़ती है, उसका वेट बढ़ता है, तो एनल रीजन पर भी उसका दबाव बढ़ता है। वो जब दबाव बढ़ेगा तो वो भी सीधे तौर पर जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनमें एंगोर्जमेंट होगा, और उससे भी पाइल्स बनती हैं, एक कारण। दूसरा, अगर हम बात करें फिशर की, तो प्रेग्नेंट फीमेल्स में फिशर भी बहुत होता है, क्योंकि जो ये जो दोनों चीजें मैंने आपको बताई, खासतौर पे जैसे रेक्टल रीजन पर, पेल्विक रीजन में प्रेशर बढ़ रहा है तो उससे पाइल्स बन रहे हैं, एब्डोमेन पे जब हमारी आंतों पे प्रेशर बढ़ रहा है उससे कॉन्स्टिपेशन होती है। और अगर प्रेग्नेंट फीमेल हार्ड स्टूल पास कर रही है, तो जैसे अभी हमारी चर्चा हुई कि फिशर इज ए ब्रीच इन कंटिन्यूएशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन इन एनल रीजन, जो हमारी गुदा क्षेत्र है वहां पर कट लग जाता है। तो अगर हार्ड स्टूल, एक लिमिट से ज्यादा हार्ड स्टूल प्रेग्नेंट फीमेल पास करेगी तो एनल रीजन में टीयर बनता है, और इस टीयर को ही हम फिशर कहते हैं। सर बेसिकली प्रेग्नेंट वुमेन्स के साथ ऐसे कौन कौन से केसेस आपने हैंडल किए हैं जिनमें उन्हें शर्म की वजह से वो आ ही नहीं पा रही और बता ही नहीं पा रही कि उनको ये समस्या भी है? ये अगेन आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। और अगर एक हेजिटेशन की बात करूं तो सिर्फ प्रेग्नेंट फीमेल्स नहीं, अभी हमारी बात हुई, बहुत सारे लोग हैं जो इस बीमारी को टैबू मानते हैं और उसके मतलब निवारण के लिए वो डॉक्टर के पास नहीं जा पाते। खास तौर पर अगर हम प्रेग्नेंट फीमेल्स की बात करें तो प्रेग्नेंट फीमेल्स में लगभग आप मानिए 40 to 50%, 60% पेशेंट्स में, फीमेल्स में, पेशेंट तो बाद में बनेंगे, उन फीमेल्स में वो पाइल्स के सिम्टम्स आते हैं, लक्षण आते हैं। अब उसके साथ में प्रॉब्लम क्या होती है कि ज्यादातर फीमेल्स जो अपने एंटीनेटल चेकअप होता है उसमें अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के संपर्क में रहते हैं, और यूजुअली गायनेकोलॉजिस्ट कोई दवाई लिख के उनको दे देते हैं, और उनका प्रॉपर एक चेकअप नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो बीमारी कई बार बढ़ जाती है। दूसरा, एक इसी बीच में मैं आपको एक अपना किस्सा मैं बताना चाहता हूँ। एक पेशेंट की कहानी है। एक पेशेंट थी उनका 4 साल हुए थे शादी को, और 4 साल तक, मतलब शुरू के 1-2 साल उन्होंने प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया, कंसीव करने के लिए ट्राई किया, सक्सेस नहीं हो पाए। देन दैट कपल अडॉप्टेड आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की तरफ वो गए, आईवीएफ की तरफ गए, और वो दूसरे अटेम्प्ट में उन्होंने कंसीव कर लिया। फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट होने के बाद में चौथे महीने पे पेशेंट को दर्द हुआ एनल रीजन में, वहां पर एक गांठ बन गई, उसमें पस पड़ गया। गायनेकोलॉजिस्ट को उन्होंने दिखाया, उन्होंने कहा भी ये सर्जन देखेंगे, सर्जन का फील्ड है, और उन्होंने सर्जन के पास रेफर कर दिया। सर्जन ने देखा कि ये आपको फिशर एब्सेस बन गया है, फिशुला बन गया है छोटा सा, और पहले आप प्रेगनेंसी अबॉर्ट कराइए और उसके बाद में हम इसको ऑपरेट करेंगे। तो एक यंग फीमेल एट द एज ऑफ 28 ईयर्स, जिसने 4 साल तक एक कंसीव होने के लिए वेट किया, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लिए, बहुत सारे इंजेक्शंस लिए, आईवीएफ में आपको पता है एक लंबी प्रोलॉन्ग मेडिकेशन है ना, एक ओवम मैच्योर करने के लिए वो सारी चीजें चलती हैं। उन सारे कष्टों को करने के बाद में फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म होते ही 4th महीने पर उसको बोल दिया जाए कि भाई आप इसको अबॉर्ट करा लीजिए, हमें ऑपरेट करना कितना पेनफुल होगा वो तो वो एक आप समझिए कि उसके लिए कितना बड़ा मेंटल ट्रॉमा, एक सेटबैक लगता है। किसी कारण से वो पेशेंट हमारे पास में आई, हमने उसको लोकल एनेस्थीसिया में बहुत छोटे से प्रोसीजर से पेशेंट को वो ठीक हुई, और उसने अपना 9th मंथ पे जो अपना टाइम था प्रॉपर एक हेल्दी बच्चे को भी जन्म दिया। उसके बाद वो मेरे से मिलने भी आई कि डॉक्टर साहब ये वही बच्चा है जिसको एक अबॉर्शन की तरफ हम चल पड़े थे, लेकिन ये बच पाया। तो ये बीमारी की स्टेजेस होती हैं कि अगर हम उसको अर्ली स्टेज पर सही तरीके से मैनेज कर लें तो हम एक कॉम्प्लिकेटेड बीमारी से बच सकते हैं, हम उसको शुरुआत में ही उसको हैंडल कर सकते हैं। सर पाइल्स ना हो ऐसे कौन सी प्रोसेस है, ऐसे कौन सी डाइट लें कि उससे पाइल्स ही ना हो आपको? देखिए, सबसे पहली चीज तो है हाई फाइबर डाइट। हम आज की जनरेशन की अगर हम बात करें, आज के टाइम की हम बात करें, तो यहाँ जंक फूड का बहुत बड़ा बोलबाला है। बिल्कुल, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, है ना, चिली पोटैटो, इनके बिना यंगस्टर्स की पार्टी पूरी नहीं होती। इसके अलावा जो
और लो फाइबर डाइट होती है, मैदा की चीजें बहुत सारे लोग खाते हैं, तो ये ऐसे खाने हैं जिनको हमने अवॉइड करना है। ओके। लाइफस्टाइल की हम बात करें, बहुत प्रोलॉन्ग सिटिंग, लंबे टाइम तक हम ना बैठे। अगर किसी का सिटिंग जॉब है, आप कहेंगे भी हम तो एमएनसी में काम करते हैं, 8 घंटे 10 घंटे की हमारी सिटिंग है, तो क्या फाइल्स से बचने के लिए हम जॉब छोड़ दें? नहीं, आधा घंटा पौना घंटा आपकी सिटिंग हुई है, आप उसके बाद में 2-3 मिनट का 5 मिनट का आप ब्रेक ले लें, थोड़ा सा आप वॉक कर लें, वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। लगातार काम के प्रेशर में हम शरीर का हाइड्रेशन ना भूलें, पानी हम प्रॉपर पिए, दिन में 3 से 4 लीटर पानी अगर हम रेगुलर पीते हैं तो इससे क्या है, जो अंदर स्टूल बनने का प्रोसेस है हमारा, वो काफी स्मूथ हो जाता है। और स्टूल अगर स्मूथ होगा तो ना तो वो टीयर करेगा एनल रीजन में, ना हमें स्टूल पास करने में बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, तो पाइल से हम सीधे तौर से बच सकते हैं। इसके अलावा एक मैं विशेष गुरु मंत्र एक तरह से बताऊं, जो लोग आपकी ऑडियंस है जो देख रहे हैं, कि जो पाइल्स को बचने का आपने उपाय पूछा है, लगभग अगर हम खास तौर पे हम एनसीआर में बैठे हैं, यहाँ पर 90% लोगों के घरों में वेस्टर्न टॉयलेट है, तो ये हमारा इवोल्यूशनरी पोज नहीं है स्टूल पास करने के लिए। इंडियन टॉयलेट डेफिनेटली एक स्क्वेटिंग पोजीशन बनती है, उसमें आदमी बहुत अच्छी तरह से फ्रेश अप हो जाता है। यूजुअली आपने देखा होगा पहले पाइल्स थोड़ा सा कम होती थी, अब लाइफस्टाइल में, खान पान में और ये गलत पोज में, तो जो जिन लोगों के घर में भी वेस्टर्न टॉयलेट, एक बहुत छोटा सा वो अपना एक अडॉप्ट कर सकते हैं, 4 से 6 इंच का पटड़ा अपने पैरों के नीचे रख के बैठे, तो उसमें क्या है, जो आदमी बैठ रहा है उसका नी थोड़ा सा एब्डोमेन की तरफ आएंगे, पेट की तरफ आएंगे, तो ये नेचुरल जो स्क्वेटिंग पोजीशन है जो इंडियन टॉयलेट में बनती है, वो पोजीशन बनती है, तो इससे आपका कॉन्स्टिपेशन सीधे तौर पर रिलीव होता है। और कॉन्स्टिपेशन अगर आपका रिलीव होगा तो इसका मतलब सीधे तौर पे आपका पाइल्स का जो मेन पॉजिटिव फैक्टर है उसको आपने अवॉइड कर दिया। तो ये अगर कोई आदमी मैन्योर करता है, उससे आप बहुत अच्छी तरह से बच सकते हैं। पानी मैंने बताया 3 से 4 लीटर डेली, हाई फाइबर डाइट, सिंपली आप सपोज आटे की हम बात करें, जो नॉर्मली मार्केट में आटे मिलते हैं बहुत रिफाइंड होते हैं, आप मानिए कि मैदा है एक तरह से, वो उसमें फाइबर नहीं होता है। आप चक्की से अपना आटा पिसवा सकते हैं, लगभग 10 किलो गेहूं, पहले तो ऐसे ही होता था, ऐसे ही होता था, एग्जैक्टली ऐसे ही होता था। 10 किलो गेहूं में आप सिंपल 1 किलो चने डलवा लीजिए और उसको आप बिना छाने उसकी रोटी बनाएं, आपके फाइबर की मात्रा काफी हद तक आपको पूरी मिल जाएगी, और साथ में आप पानी पीते रहें, तो ये इससे आप काफी हद तक बचे रह सकते हैं। एक दूसरा, हमारा फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, बिल्कुल, तो कुछ भी ना करें, सिंपल एक, मैं ज्यादातर लोगों को मोटिवेट करता हूं कि 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉक एटलीस्ट 5 डेज ए वीक, ये आपकी कार्डियक वॉक भी होती है, आपके शरीर की हेल्थ के लिए भी अच्छी रहती है, और जो आपकी गट मोटिलिटी है, आंतों की हमारी मूवमेंट है, पेरिस्टॉल्सिस है, उसको बढ़ाने के लिए भी ये वॉक बहुत अच्छा काम करती है। तो 20 से 30 मिनट 40 मिनट की डेली वॉक अगर आप करते हैं, तो ये सारी चीजें हैं, खान पान का जो हमने बात की, पानी की बात की, टॉयलेट पोस्चर की बात की, और फिजिकल एक्सरसाइज की बात की, तो ये 4-5 चीजें अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हम पाइल से बचे रह सकते हैं। सर, जैसे आपने बताया कि यूथ को हो रहा है बहुत ज़्यादा आजकल, तो इनिशियल टाइम में कैसे पता चले कि आपको पाइल्स हो गया, मतलब क्या है? ये देखो, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, कोई भी बीमारी एकदम से बहुत बड़ी नहीं बनती। शुरुआती अगर हम लक्षणों की बात कर रहे हैं, अगर किसी आदमी को एनल रीजन में बर्निंग सेंसेशन हो रही है, ये फिशर का शुरुआती लक्षण होता है, और 99% पेशेंट्स में जो मेरे पास में आते हैं, जो क्रोनिक स्टेज में आते हैं, उनको ध्यान नहीं आता। जब मैं ध्यान दिलाता हूँ ऐसा हुआ था, तब कहते हैं हाँ डॉक्टर साहब, लेकिन ये तो सबको होता है। ज्यादातर लोग कोरिलेट कैसे करते हैं, कल हमने पार्टी की थी, कल हमने पिज्जा खाया था, कल हमने स्पाइसी खाया, तो इस वजह से जलन हो रही है, लेकिन वो जो बर्निंग सेंसेशन है वो फिशर का लक्षण भी हो सकता है, मसालों की वजह से भी हो सकता है, नो डाउट, लेकिन वो फिशर का लक्षण भी हो सकता है। कई बार एनल रीजन में कोई स्वेलिंग लंप जैसा आदमी को महसूस होता है, वो आपका थ्रोम्बोज पाइल हो सकता है, या एक्सटर्नल हेमोरॉइड हो सकता है, या सेंटिनल पाइल हो सकता है, जो आपके प्रोक्टोलॉजिस्ट, आपके आसपास जो भी क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, आयुर्वेदिक प्रोक्टोलॉजिस्ट हैं, जैसे जो आयुर्वेद में प्रैक्टिस करते हैं, तो एग्जामिनेशन से वो चीज काफी हद तक क्लियर हो जाती है। अगर मोशन से पहले या मोशन के बाद में आपको ब्लीडिंग महसूस होती है, आपको अपना स्टूल एग्जामिनेशन करना है, मतलब हम कई बार कहते हैं कि ठीक है भाई हमने स्टूल पास किया, उठ के चले आए, ना, एक बार आप देखें कोई ब्लड तो उसमें नहीं आ रहा है, म्यूकस तो नहीं आ रहा है, और एक एबनॉर्मल चीज तो उसमें नहीं आ रही है, तो अगर एनल रीजन में आपको, एनल रीजन से आपको ब्लीडिंग महसूस होती है ड्यूरिंग डेफिकेशन, स्टूल पास करने के समय में, तो दैट मे बी ए सिम्टम ऑफ पाइल्स। हो सकता है कुछ और भी हो, पॉलिप भी हो सकता है, अल्सर भी हो सकता है, आईबीएस भी हो सकता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस भी हो सकता है, लेकिन पाइल्स भी उनमें से एक बीमारी है जिनमें ब्लीडिंग एक पहला लक्षण होता है, शुरुआती लक्षण होता है। तो ऐसा कोई भी लक्षण अगर किसी आदमी को महसूस होता है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए,
बहुत आसान सी बीमारी है, बहुत आसानी से ठीक हो जाती है अगर हम इसको टाइमली मैनेज कर लें। इनिशियल स्टेज पे क्या होम रेमेडी कुछ ऐसी है जिससे ठीक हो सके? हाँ, एक तो हमने अभी डाइट की बात की, अगर हम ये डाइट फॉलो करते हैं तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हम किसी बीमारी को होने से पहले बचा पा रहे हैं। तो जो लाइफस्टाइल हम अभी डिस्कस कर रहे थे, जो हम खान पान हम कर रहे थे डिस्कस, उससे हाई फाइबर डाइट, पानी ज्यादा लेना, स्क्वेटिंग पोजीशन में स्टूल पास करना, इससे हम अर्ली स्टेज में पाइल से बच सकते हैं, पाइल्स को होने से रोक सकते हैं। दूसरा एक मैं आपको बताना चाहूँ, पाइल्स या फिशर का जो बड़ा कारण है वो हमारा पेट है, आते हैं। अगर हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं है तो पाइल्स होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। सिंपली कोई आदमी त्रिफला चूर्ण, बहुत सिंपल रेमेडी है, आंवला, हरड़, बहेड़ा, आम भाषा में हम कहते हैं आंवल की, विभीत की और हरित की। इन तीनों फलों को, ड्राई फलों को सम मात्रा में लेके उसका फाइन पाउडर बना लीजिए। मत रहिए बाजार के भरोसे, आप अच्छी जगह से शुद्ध ये फल ले लीजिए, अपना उसको बारीक पीस लीजिए। कपड़छन एक प्रोसेस हम बोलते हैं आयुर्वेद में, मतलब काफी बारीक उसको पाउडर को हमने बना लेना है। और रात के खाना खाने के लगभग 1 घंटे के बाद में, ये टाइमिंग भी मैटर करता है। अपान काल हम इसको कहते हैं। आप खाने के तुरंत बाद नहीं, सोने के तुरंत पहले नहीं, रात के खाने के 1 घंटे पहले या 1 घंटे के बाद में अगर आप 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गर्म पानी के साथ में ले लेते हैं तो ये आपकी कॉन्स्टिपेशन को काफी हद तक खत्म कर देता है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी, गट मोटिलिटी को बढ़ाता है। और इन दोनों चीजों को करने से सिर्फ एक इस उपचार से आप पाइल से काफी हद तक बचे रह सकते हैं। पानी भी साथ में 2 से 3 लीटर 4 लीटर पानी डेली हर आदमी को पीना चाहिए। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं है तो पाइल्स नहीं होगी? डेफिनेटली, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो आपको पाइल्स की समस्या काफी हद तक उम्मीद है कि नहीं होगी। एक और चीज कॉन्स्टिपेशन के बारे में एक अवधारणा रहती है कि कॉन्स्टिपेशन इज पासिंग ऑफ हार्ड स्टूल। ये बिल्कुल सही नहीं है। कॉन्स्टिपेशन इज ऑल्सो फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन। आप मोशन के लिए जा रहे हैं लेकिन आपको लग रहा नहीं भी फ्रेश नहीं हो पाए, 2 घंटे बाद हम दोबारा जा रहे हैं, 1 घंटे बाद हम दोबारा जा रहे हैं, तो वो भी एक तरह से कॉन्स्टिपेशन होता है। तो अगर आप बार बार मोशन के लिए जाएंगे तो उसमें भी हमारा जो रेक्टल प्रेशर है वो बढ़ता है और उससे भी पाइल्स के होने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। सर, इस सेगमेंट की एक और समस्या है, जिन समस्याओं के बारे में हम बात कर रहे हैं, कि इसमें लोग डॉक्टर्स के पास कम, बंगाली दवाखाना में ज्यादा आते हैं। जी, हाँ, जी। तो ऐसे क्या वजह है कि लोग वहां ट्रस्ट करते हैं और डॉक्टर्स पे नहीं करते? इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि इस बीमारी को आदमी ओपनली एक्सेप्ट नहीं कर पाता, डिस्कस नहीं कर पाता। छोटी छोटी जगह पे, छोटी गलियों में बंगाली क्लिनिक खोल के बैठे होते हैं। बंगालियों के बारे में आपको एक चीज बता दूं, ये क्वैक्स होते हैं। ओके। ठीक है, इनके पास में प्रैक्टिस करने की कोई डिग्री नहीं होती है। मैं डेली पेशेंट देखता हूँ कि कोई तेजाब का धागा बांध देता है, कुछ कर देता है, वो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। आम तौर पे अब से कुछ टाइम पहले, मैं लगभग 10 साल 15 साल पहले की बात करूं, तो अब 10-15 सालों में तो लोगों में एक चेतना आई है, एक अवेयरनेस आई है कि वो या तो सर्जन के पास जाते हैं या जो आयुर्वेदिक प्रोक्टोलॉजिस्ट हैं, क्षारसूत्र की प्रैक्टिस बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हमारे करते हैं, उनके पास में जाते हैं। लेकिन उससे पहले क्योंकि इस बीमारी को एक टैबू समझा जाता था, तो वो तलाशते थे कि किसी गुप्त सी जगह में जाके हमें कोई डॉक्टर मिल जाए जहां पर कोई हमें देख ना ले। और उस टाइम पर धारणा भी एक ऐसी थी कि हाँ भी इसका इलाज बंगाली ही करते हैं। लेकिन बंगाली का मैं डेफिनेटली आपको कहूंगा, नीम हकीम खतराए जान, उसमें बहुत ज्यादा चक्कर में ना पड़े। प्रोफेशनली क्वालिफाइड डॉक्टर जिसके पास में डिग्री है, जो इस प्रैक्टिस को, ट्रीटमेंट को करने के लिए जिसको सरकार ने एक डिग्री दी है, रजिस्ट्रेशन दिया हुआ, वहां पर आप अपना इलाज कराएं। दूसरा, एक और विशेष चीज रहती है, बंगाली लोग कई बार ऑपरेशन करते हैं और ज्यादातर में इंस्ट्रूमेंट्स का जो हम कहें स्टरलाइजेशन होता है, सफाई होती है, वो नहीं हो पाती। और पेशेंट्स में क्रॉस ट्रांसफर होता है बीमारियों का। किसी को हेपेटाइटिस बी है, उसी इंस्ट्रूमेंट से हमने ऑपरेट किया, उसी से दूसरे को कर दिया। तो आदमी आया था पाइल्स का इलाज कराने के लिए, ऑपरेशन कराने, वो हेपेटाइटिस भी गिफ्ट में लेके जा रहा है। किसी को HIV है, उसी इंस्ट्रूमेंट से हमने दूसरे पेशेंट को ऑपरेट कर दिया, तो उसको एड्स आपने गिफ्ट में दे दिया। तो प्रॉपर हॉस्पिटल में, प्रॉपर जगह पर, प्रॉपर क्लिनिक पर, जहां पर पढ़ा लिखा कोई क्वालिफाइड डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है, वो इन सारी चीजों का इंश्योर करके ट्रीटमेंट करता है। तो बंगाली का मेरे हिसाब से कोई बहुत ज्यादा लॉजिकल ट्रीटमेंट। लेकिन इनका प्रचार प्रसार तो बहुत ज्यादा होता है। NCR में हम बैठे हैं, यहाँ पे कितने सारे बंगाली दवाखाना है, वो खुलकर प्रचार कर रहे हैं। और ये सारे अगर मैं इस पे डेफिनेटली मतलब सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर देखा जाए, इस पे जो प्रशासन है कि भी कहाँ पर कौन आदमी प्रैक्टिस कर रहा है। एक और विशेष चीज मैं आपको बता दूं, जब कभी भी जहां पर बंगाली डॉक्टर्स की क्लिनिक्स होती हैं और गलती से वहां पर स्वास्थ्य विभाग का कोई आदमी आ जाता है, तो फटाक से शटर डाउन होता है, ताला लगता है, भाग जाते हैं। तो अगर कोई आदमी चोरी छुपे काम कर रहा है, भाग के जा रहा है, तो वो उस चीज के लिए एलिजिबल नहीं है, ऑथेंटिकेट ट्रीटमेंट वहां पर नहीं हो रहा है।
प्रचार प्रसार से पहले देखियो, हर आदमी प्रचार प्रसार करता है, अच्छा भी बुरा भी। आजकल साइबर फ्रॉड भी इतना सारा हो रहा है, तो उसके लिए भी हम एक अवेयरनेस कैंपेन गवर्नमेंट चला रही है। यहाँ आपकी ऑडियंस के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप बंगाली क्लिनिक पर आप जा रहे हैं, आप उसका सर्टिफिकेट, एक नियम है, आप जहाँ भी डॉक्टर के पास में जाते हैं उसका क्लिनिक का या उसका रजिस्ट्रेशन वहां पर उसको डिस्प्ले करना होता है। आप देखें उसका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है। किसी भी क्लिनिक को रन करने के लिए एक पर्टिकुलर जो भी एरिया है वहां पर उसका जो अथॉरिटी है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर है, चाहे वो चीफ मेडिकल ऑफिसर है, सीएमओ है, वहां से एक रजिस्ट्रेशन मिलता है। तो प्रचार प्रसार हर आदमी करता है, बंगाली भी करते हैं, बाकी लोग करते हैं, लेकिन हमने एक पहचान बनानी है कि हमने जाना कहाँ पर है, तो वहां पर हम रजिस्ट्रेशन जरूर छुप छुप के खुद ही आ रहे हैं, आपको लगता है कि वो खुलकर उनसे पूछेंगे चीजें कि आपका सर्टिफिकेट है या नहीं है, वो लेकिन खुद ही ये छुप छुप कर रहे हैं। बैक ऑफ माइंड में एटलीस्ट आपकी ऑडियंस के लिए मैं ये सलाह जरूर देना चाहूंगा कि आप क्वालिफाइड डॉक्टर से इलाज कराएं। बंगाली और इन सब पे या तो आदमी पढ़ा लिखा है, ठीक है, बंगाल से हो सकता है, लेकिन वो क्वालिफाड है, उससे आप इलाज कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो क्वैक है उससे इलाज नहीं कराना चाहिए। और चोरी छुपे की, जैसा आपने कहा कि भाई छुप छुप के आदमी आता है, अभी एक हफ्ते पहले की बात है, एक पेशेंट मेरे पास है, रेगुलरली आते हैं। उन्होंने मेरा चैनल देखा था, कह रहे डॉक्टर साहब आपके बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोज हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन आप ऑनलाइन कंसल्टेशन का भी शुरू करो। मैंने पूछा क्यों, तो कह रहे आपके क्लिनिक पर मैं भी जैसे आई तो मेरे मन में ऐसा आया कि जब मैं बाहर निकल के जाऊंगी, मेरा कोई परिचित ना देख ले, उसको ना लगे कि मुझे पाइल्स हो गया है। तो लोगों के बैक ऑफ माइंड ये चीज भी रहती है कि वो शर्माते हैं। तो शर्माना नहीं है, बीमारी है, नॉर्मल बीमारी है, जैसे शरीर में आपको जुकाम हो रहा है, खांसी हो रहा है, आपकी गॉल ब्लैडर में स्टोन है, किडनी में स्टोन है, वैसी पाइल्स की एक बीमारी है जिसको हम दवाई से भी ठीक कर सकते हैं। नहीं ठीक हो पा रहा है उसको हम क्षार सूत्र से या सर्जरी से उससे भी ठीक कर सकते हैं, क्योरेबल है। कोई इसमें डरने की, शर्माने की, घबराने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल बीमारी है। सर क्या मेल के कंपैरिजन में फीमेल्स में ज्यादा ये समस्या है? बहुत ज़्यादा हम इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, फीमेल्स में खासतौर पर जो फर्टिलिटी एज ग्रुप है उसमें ये तकलीफ ज़्यादा होती है। और फीमेल्स में अगर हम पाइल्स, फिशर, फिस्टुला की देखें तो उसमें फिशर ज़्यादा होता है। अगर हम फिशर बीमारी को देखें तो फिशर लगभग 70 to 80% फीमेल्स, मतलब जो हमारे पेशेंट्स हैं फीमेल्स हैं, उनमें लगभग 70 to 80% लोगों में फिशर होता है, पाइल्स फिस्टुला कम में होता है। Okay. जो मेल पेशेंट्स हैं उनमें पाइल्स और फिस्टुला, ये बीमारियां ज़्यादा। फीमेल्स के लिए ऐसे कुछ प्रिकॉशन कि वो फिशर से बच सके? फीमेल में मैम सबसे जो बड़ा एक ये है कि ज़्यादातर फीमेल्स को अपना जो स्टूल और यूरिन है उसकी अर्ज को कई बार दबाना पड़ता है। आप बाजार में कहीं पर जा रहे हैं, पब्लिक टॉयलेट साफ नहीं है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो घंटों हमें उसको होल्ड करना पड़ता है। और ये जो होल्डिंग वाली तकलीफ है ये भी एक पाइल्स के लिए दुखदाई कॉज है। तो ऐसी स्थिति किसी फीमेल्स में होता है, तो मतलब जब भी अर्ज हो, पॉसिबल हो, तो अर्ज को नहीं दबाना है ना। स्टूल के लिए आप जब भी आपको अर्ज हो रही है, स्टूल पास करने के लिए जाएं। फीमेल्स हमारे समाज की, हम कहें, आधार स्तंभ हैं। उन्हें सबका ध्यान रखना है, उन्हें पति का भी ध्यान रखना है, उन्हें बेटे का भी ध्यान रखना है, उन्हें ससुर का भी ध्यान रखना है, सास का भी रखना है। बहुत सारी फीमेल्स वर्किंग हैं, अपने प्रोफेशन पर भी उनको ध्यान देना है, लेकिन इन सारी चीजों को ध्यान रखते रखते अपने ऊपर भी जरूर ध्यान रखें ना। ये मैं आपकी ऑडियंस के लिए भी और सबके लिए, जो भी फीमेल्स देख रही हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि सबका आपने ध्यान रखना है, लेकिन अपने शरीर के लिए जरूर ध्यान रखें। आधा पौना घंटे की वॉक आप डेली करें, पानी खूब सारा पिएं, अच्छा न्यूट्रिशियस हाई फाइबर डाइट आप ज्यादा लें, और कोई तकलीफ होती है तो डॉक्टर से जाके मिलें। एक और फीमेल्स के लिए जैसे आपने पूछा है, तो मेल डॉक्टर्स के साथ में फीमेल कंफर्टेबल नहीं होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ मतलब डॉक्टर होता है, मेल फीमेल उसमें बहुत ज़्यादा नहीं मैटर करता है। डॉक्टर से आप संपर्क करें, सब जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, पेशेंट की प्राइवेसी का और उनके कंफर्ट जो उनका बहुत ध्यान रखा जाता है। हम लोग अपने यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर रेणु शर्मा है हमारे यहाँ पर, फीमेल प्रोक्टोलॉजिस्ट हैं, रेगुलरली बैठते हैं। मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ, फीमेल स्टाफ साथ में रहता है, तो हम वी ट्राई टू गिव द कंफर्ट जोन टू द फीमेल्स। जो भी उनको अर्ली सिम्टम्स भी हैं उनको छुपाएं ना, डॉक्टर से संपर्क करें और इसका आसानी से इलाज। फिशर के अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं सर? फिशर का सबसे अर्ली सिम्टम होता है, मैक्सिमम पेशेंट की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो पहला उनको ध्यान दिलाते हैं तो उनको आता है कि भाई एक बार हार्ड स्टूल आने पर एक शार्प कटिंग सा पेन होता है, जैसे ब्लेड लग गया एनल रीजन में, बूंद बूंद करके कुछ ब्लड की ड्रॉप्स वहां पर गिरती हैं, और एक दो दिनों में जैसे स्टूल नॉर्मल होता है वो ठीक हो जाता है, और पेशेंट महीनों तक ठीक रहता है और उसको भूल भी जाता है। दोबारा जब भी हार्ड स्टूल आएगा या गलत खान पान होता है तो वो जो जख्म हमारा बना है वो वापस से वहां पर स्ट्रेच होता है, और जब स्टूल पास होता है तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि
एक जैसे किसी ने मिर्ची डाल दी हो एनल रीजन में, जलन, बर्निंग सेंसेशन, चुभन, ये शुरुआती लक्षण होते हैं। अगर हम इस स्टेज पर भी इसको इग्नोर करते हैं तो धीरे धीरे करके इसमें एक सेंटिनल पाइल बनता है, बाहर की तरफ मस्सा बन जाता है लगभग 1-1.5 साल के बाद में। और हम इसको इग्नोर करते हैं तो इसमें स्पाज्म आ जाता है, एनल टोन हमारी बढ़ जाती है स्फिंक्टर की, और ज्यादातर पेशेंट्स को फिर फील होता है कि स्टूल पास करने के लिए जो एनल रीजन है, गुदा क्षेत्र है, उतना नहीं खुल पा रहा जितना पहले खुल पाता था। तो वो भी उनके लिए एक दर्दनाक होता है। इस स्टेज पर भी हम इग्नोर करते हैं तो कई बार वो जो जख्म है वहां पर स्टूल जब टच होता है तो पक जाता है, आम भाषा में हम कहें एब्सेस बन जाती है, फोड़ा बन जाता है, विच में लीड इनटू फिस्टुला, बगंदर। उसके बाद में जो काफी कॉम्प्लिकेटेड, काफी गंदी बीमारी है, उसमें लीड कर जाता है। तो जो आपका सवाल था कि भी अर्ली जो सिम्टम्स होते हैं, उस सिम्टम्स पे हम नजदीकी डॉक्टर को अपना संपर्क करके अगर इलाज कराते हैं तो डेफिनेटली हम इससे बच सकते हैं, इस खतरनाक कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। सर ऐसा कोई केस आपके सामने आया हो जो हेजिटेशन की वजह से इनिशियल स्टेज पे वो नहीं आए और बाद में वो केस काफी बढ़ गया हो? फिशर के 80% केसेस तभी आते हैं, 90%, 80% कम बताते हैं, 90% पेशेंट्स तब आते हैं जब उनको लगता है कि भाई अब नहीं भीतरी। उससे पहले तो वो ओटीसी जो हमारे ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स होते हैं वहां से ले लेंगे, होम रेमेडी कर लेंगे, कोई घास पे पैर रख लेंगे, कोई दूध में कुछ डाल के पी लेंगे। जब ऐसा हो जाता है, अति हो जाती है कि अब नहीं बस की है भाई झेलना, तब डॉक्टर के पास आते हैं। मिनिमम हिस्ट्री जो होती है वो ज्यादातर लोगों की 3 साल, 4 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल की हिस्ट्री लेकर पेशेंट्स आते हैं, जो 25 साल तक उसको चलाते रहे कि भी हमने पहले ये दवाई खा ली, ये हो गया। डॉक्टर सभी को तो होता है, तो एक ये मिथ है लोगों के मन में कि सभी को होता है। ये मिथ टूटेगा कैसे? क्योंकि ये टूट मिथ रहा है। आज भी है। टूट रहा है, अब टूट रहा है समाज थोड़ा सा। जैसे जैसे हम खास तौर पे, मैं इंदिरापुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एजुकेटेड सोसाइटी है आसपास में, तो उन लोगों को अब ये मिथ थोड़ा थोड़ा टूट रहा है। अर्ली स्टेज में लोग आने लगे हैं। जो मैंने अभी आपको बताया 25-25 साल की हिस्ट्री के साथ लोग आते हैं, अब 4 दिन की हिस्ट्री के साथ में लोग आते हैं, 2 दिन की हिस्ट्री के साथ में लोग आते हैं। डॉक्टर साहब ये हुआ था और हमने सर्च किया। उसमें एक बड़ी भूमिका गूगल की भी है, हालांकि गूगल डराता ज्यादा है, पढ़ाता कम है। वो आपसे कोई भी बीमारी सर्च करें तो वो कैंसर से पहले नहीं छोड़ेगा आपको। तो जब दिमाग में डर लगता है कि हाँ जलन जो है कैंसर भी हो सकती है, तब पेशेंट आते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा अवेयरनेस है इस बीमारी को लेके, अब लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, खुल के प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ भी हम पाइल्स का ट्रीटमेंट करते हैं, तो वैसी स्थिति में पेशेंट्स में भी थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ी है और अब वो जल्दी आने लगे। क्या सर एक बार ट्रीटमेंट होने के बाद ये बीमारी दोबारा भी रिपीट होती है? हो सकती है, होती है ये हम नहीं कहेंगे, हो सकती है। क्योंकि देखिए अभी अगर हम देखें कि पाइल्स होने का कारण क्या है, पाइल्स होने के कारणों की हमने जो डिस्कस किया, अगर कोई आदमी लो फाइबर डाइट ले रहा है, पानी नहीं पी रहा है, लगातार बैठा रहता है, स्टूल टाइम पास करने के टाइम पर टॉयलेट में बहुत ज्यादा टाइम बिता रहा है, तो अगर आपने ट्रीटमेंट करा लिया, चाहे वो दवाई से ठीक हुआ है, चाहे वो ऑपरेशन से ठीक हुआ है, और उसके बाद में आप फिर उसी लाइफस्टाइल में आ गए, तो डेफिनेटली बीमारी दोबारा हो सकती है। मैं आपको श्वेता जी बताऊं, मैं 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, 10,000 से ज्यादा मैंने सर्जरीज की होंगी, 400 सर्जरीज में करता हूं पाइल्स में, और हर पेशेंट को मैं ये बताता हूं कि आपका जो ऑपरेशन हुआ है या प्रोसीजर हुआ है वो पाइल्स का, फिशर का, फिस्टुला का हुआ है, कब्ज का कोई ऑपरेशन नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन का कोई ऑपरेशन नहीं होता। उसको आपने, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और इस कॉन्स्टिपेशन को, कब्ज को आपने अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक करना है। मैं अपने हर पेशेंट को बोलता हूँ कि भैया सर्जरी के बाद में आप पानी की मात्रा प्रॉपर रखें, पानी ठीक से पिएं, हाई फाइबर डाइट आप लें, वॉक आप जरूर करें, और बहुत ज्यादा स्ट्रेन ना करें। मोशन के टाइम पर ज्यादा जोर लगाना वो पाइल्स को न्योता देने के समान होता है। सारी बीमारियां कॉन्स्टिपेशन से शुरू हो रही हैं। पाइल्स की, अगर एनोरेक्टल रीजन की हम पाइल्स की, फिशर की बात करें तो मोस्ट ऑफ द डिजीज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की वजह से वो एक बड़ा कारण रहता है। अच्छा सर, पाइल्स होने के बाद क्या पार्टनर के साथ जो इंटीमेट लाइफ होती है उसमें कोई इम्पैक्ट पड़ता है? डेफिनेटली पड़ता है। अगर इंटीमेट लाइफ की हम बात करें तो वो एक प्लेजर के लिए रहती है, और आपका एनल रीजन में नहीं, शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द है तो आप मेंटली उस चीज को एंजॉय नहीं कर सकते, आप फोकस नहीं कर सकते। और खासतौर पे आप इंटीमेट लाइफ की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो एनल रीजन है और जो हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं सब पास पास होते हैं। अगर उसी पर्टिकुलर जगह पर जहां से आप प्लेजर लेना चाहते हैं वहीं पर आपको पेन हो रहा है तो आप उसको नहीं एंजॉय कर सकते। डेफिनेटली जो आपकी रिलेशनशिप है वो इसमें नेगेटिव की तरफ जाती है। बहुत सारे जो कपल्स हैं कंप्लेंट करते हैं, डॉक्टर साहब इसकी वजह से हमारा जीवन बर्बाद हो रहा है, हम मिल नहीं पा रहे हैं, हम अपनी फैमिली लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो वो डेफिनेटली उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जो जिम वाले हैं, जो जिम लवर्स हैं, जो हैवी वेट उठाते हैं, उनको पाइल्स होने की संभावना ज़्यादा है। हाँ हाँ, इसके 2 कारण हैं। एक तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो भी पाइल्स का एक बड़ा कारण है होने का,
वो रेक्टल रीजन पे, जो हमारे रेक्टल रीजन की ब्लड वेसल्स हैं उन पर प्रेशर पड़ना एक बड़ा कारण है। तो जो जिम लवर्स हैं, जो जिम में बहुत हैवी वेट उठाते हैं, ऑब्वियसली वो वजन वहां पर हमारे रेक्टल रीजन पे प्रेशर पड़ता है। किसी भी एक्सरसाइज को हम देखें जहां पर हैवी वेट लिफ्टिंग हो रही है, तो एनल रीजन को स्क्वीज करके आदमी टाइट करके जोड़ लगाता है, तो वो प्रेशर, एक तो हमारा जो एब्डोमिनल प्रेशर है वो बढ़ गया, आंतों पे जोर लग रहा है, एनल रीजन पर जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उन पर जोर पड़ रहा है। एक जो जिम लवर्स होते हैं, हैवी वेट उठाते हैं, वाल्सल्वा एक मैन्योर होता है, आपने भी देखा हो, जो भारोत्तोलन वाले हमारे खिलाड़ी होते हैं, जो वेट लिफ्टिंग वाले होते हैं, वाल्सल्वा मैन्योर वो फॉलो करते हैं कि सांस को रोक के एब्डोमिनल प्रेशर, एब्डोमिनल पे ज्यादा प्रेशर लेके तब वो वेट उठाते हैं। ये जो प्रोसीजर है ये सीधा हमारे रेक्टल रीजन की जो ब्लड वेसल्स हैं उन पर जोर डाल रहा है, और वहां पर जोर पड़ेगा तो पाइल्स होने का एक डेफिनेटली बड़ा कारण है। एक और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, खासतौर पे जो जिम लोग कर रहे हैं उनमें थ्रोम्बोज पाइल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। थ्रोम्बोज पाइल एक छोटा सा ब्लड क्लॉट होता है कि आदमी ने वेट उठाया, बहुत ज्यादा जोर लगाया, एनल रीजन की ब्लड वेसल पर एक लिमिट से ज्यादा प्रेशर पड़ा। हर चीज की अपनी एक लिमिट होती है, तो वो ब्लड वेसल्स की भी अपनी एक लिमिट है कि वो कितना वजन ले सकती हैं, कितना प्रेशर झेल सकती हैं। तो उससे ज्यादा अगर वजन कोई आदमी उठा रहा है तो वहां से कोई ब्लड वेसल रप्चर होती है, उसमें से ब्लड निकलता है, ब्लड के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, वो स्किन के अंदर ही क्लॉट कर जाते हैं और एक लंप जैसा ब्लैक कलर का वहां पर बन जाता है, जो काफी पेनफुल होता है। तो जिम लवर्स के लिए अगर हम प्रिकॉशन या प्रिवेंशन की बात करें, तो एक तो बहुत हैवी वजन एकदम से ना उठाएं, धीरे धीरे करके करें। एब्डोमिनल बेल्ट यूजुअली लोग यूज करते हैं, वो हमें करना चाहिए। गलत पोस्चर हमने नहीं यूज करना है, और डिहाइड्रेशन नहीं हो। ज्यादातर आपने देखा होगा जिम में आदमी पसीना पसीना रहता है और उसमें वो पानी की कमी होती है, तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, दिन भर हम पानी पीते रहें, तो अगर डिहाइड्रेशन नहीं होगा तो हमारी जो गट मोटिलिटी है वो ठीक रहेगी, रेक्टल रीजन पर प्रेशर नहीं पड़ेगा और हम पाइल्स से बच सकते हैं। सर, ऐसी कौन सी 5 हैबिट्स हैं जिन्हें अपनाने से ये बीमारियां नहीं होंगी? 5 हैबिट्स में श्वेता जी, सबसे पहला हाइड्रेशन, पानी खूब सारा पिए, 3 से 4 लीटर पानी डेली जरूर पिए। हाई फाइबर डाइट जरूर लें। दूसरे अगर हम बात करें, जो सीजनल फ्रूट्स हमारे होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, ये आप जरूर इस्तेमाल करें। फिजिकल एक्सरसाइज, वॉक, 20 से 30 मिनट की वॉक या एक्सरसाइज जो भी आदमी कर सकता है वो आप जरूर करें। और जो आपको भी सिटिंग पोस्चर मैंने बताया, चौथा पॉइंट में आपको बताऊं, तो जो सिटिंग पोस्चर है उसको हमने टॉयलेट का जो सिटिंग पोस्चर है उसमें एक आप अपनी कमोड के आगे पटरा छोटा सा रख लें, 4 से 6 इंच का, उसके ऊपर आप पैर रख के बैठे, वो आपका एक नेचुरल इवोल्यूशनरी पोस्चर है स्टूल पास करने का। और 5वां और सबसे बढ़िया चीज मैं आपको बताऊं कि अगर आपको लक्षण है तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। खुद से इलाज करने से बेहतर है कि हम एक जो आदमी उसमें क्वालिफाइड है उससे ट्रीटमेंट लें। अगर आप ट्रैवल पे जा रहे हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? ट्रैवल पे, अगर लॉन्ग ट्रैवल पे जा रहे हैं, लंबी जर्नी, 8 घंटे 10 घंटे की ड्राइव है या बैठे रहना है, तो आपको ब्रेक्स जरूरी हैं। आपको 30-40 मिनट पे, 1 घंटे पे, 1.5 घंटे पे गाड़ी रोक के 10-15 मिनट का आपको ब्रेक जरूर लेना चाहिए, क्योंकि प्रोलॉन्ग सिटिंग रेक्टल प्रेशर बढ़ाएगी, थ्रोम्बोज पाइल होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। कई लोगों के शरीर में अगर बाल जैसे बहुत ज्यादा रहते हैं कमर पे, हिप्स के आसपास में, और लगातार आप 4 से 8 घंटे बैठे हुए हैं, तो उनकी रगड़ की वजह से और नमी की वजह से कई बार उनको पाइलोनीडल साइनस डेवलप होने के चांसेस रहते हैं, जो कमर में एक फोड़ा सा बन जाता है, साइनस बन जाता है। तो वो हमने ध्यान रखना है। और बाहर जब आदमी जा रहा है तो ऑब्वियसली घर का खाना नहीं मिल पाता, तो उसमें उसने कोशिश करनी है कि भी आप 1-2 दिन के लिए जा रहे हैं, अपना कुछ फल साथ में ले जाएं, सलाद आप साथ में ले जाएं जिनको आप खाने के साथ में खा सकते हैं, या जहां पर आप रुके हुए हैं वहां पर डाइट का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि बाहर जाके आपका खान पान बिगड़ जाता है। तो हाइड्रेशन, पानी खूब सारा पिए और फाइबर डाइट ज्यादा लें। लंबी अगर ड्राइव है तो 1-1.5 घंटे के बीच में आप थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर आगे बढ़े। सर, एक और चीज कही जाती है कि ज्यादा मसाले खाने से पाइल्स होता है, क्या ये सच है? ये अर्ध सत्य है। मतलब सिर्फ मसाला खाने से पाइल्स हो जाएगा, ये असत्य है, झूठ है। मसाला खाने से अगर किसी को पाइल्स की तकलीफ पहले से है तो वो बढ़ सकती है, क्योंकि आप बहुत स्पाइसी खाना खा रहे हैं और आपको फिशर है, तो जो कट लगा हुआ वहां से जब स्टूल पास होगा तो वो डेफिनेटली थोड़ा सा बर्निंग, जलन, दर्द ज्यादा दे सकता है। लेकिन अगर कोई आदमी ये कहे कि सिर्फ मसाला खाने से पाइल्स हो जाएगा, वैसा नहीं। और क्या क्या मिथ हैं पाइल्स को लेकर? बहुत सारे मिथ्स होते हैं। एक तो मिथ ये है कि ये तो सभी को होता है, ये अपने आप में बड़ा मिथ है, ये तो सभी को होता है और इसके इलाज की कोई जरूरत नहीं। कितने परसेंट लोगों को ये होता है? आबादी की हम बात करें मैम, तो किसी ना किसी एज में 50 से 60% लोगों को सिम्टम्स आते हैं मिनिमम। और ये इतने पेशेंट्स आते नहीं है सामने, नहीं आते, डर की वजह से, झिझक की वजह से, संकोच की वजह से, उनको लगता है कि ये टैबू है, गंदी बीमारी है। और एक
हमारी ना एक मेडिकल फ्रेटर्निटी में भी एक कमी है, उसको भी मैं एक्सेप्ट करना चाहूँगा कि पहली चीज़ तो ये है कि आदमी सालों साल उस दर्द को, ब्लीडिंग को चुपचाप बाथरूम में झेल रहा है। दूसरा, वो बहुत हिम्मत करके किसी डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने पर्चा बना दिया, दवाई लिख दी, दे दी। मतलब नोबडी इज बॉदरिंग कि भाई उसको एग्जामिन कर लो, उसको चेक कर लो, इसको एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि सिम्टम्स बहुत सारे मिमिक करते हैं कई बीमारियों को। लेकिन अगर किसी को फिशर है और हम पाइल्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वो उतना फ्रूटफुल नहीं होने वाला है। अगर किसी को पाइल्स है और हम फिशर की एक ट्यूब पकड़ा के उसको भेज दें, लैक्सेटिव दे दें, तो वो पाइल्स उससे ठीक नहीं होने वाले हैं। तो कई सारे डॉक्टर्स में भी ये कमी रहती है कि एग्जामिन नहीं करते। कई सारे क्या, मतलब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसमें स्पेशली प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैं तो सारे पेशेंट चेक करता हूँ। मेरे पास पेशेंट आते हैं तो डॉक्टर दवाई लिख दो, चेक वैक तो क्या करना, सूजन है, 2 मस्से बने हुए हैं, दर्द होता है, लिख दो। मैं नहीं लिखता, भैया अगर यही करवाना है तो मेडिकल स्टोर से ले लो। बहुत सारे डॉक्टर्स इंटेंशनली चेक नहीं करते, तो वो एक बड़ी दिक्कत रहती है, वहां से भी तकलीफ बढ़ती है। मिथ की जो हम बात कर रहे थे कि ये सभी को होता है, 50 से 60% लोगों को ये तकलीफ होती है। बहुत मुश्किल से लोग घर से बाहर निकलता है किसी को संपर्क करने के लिए, नहीं तो इस 60% में से लगभग 80 से 90% लोग ऐसे हैं जो मेडिकल स्टोर से दवाई खरीद के खा लेते हैं, जो दादी नानी के नुस्खे से काम चला लेते हैं, जो पड़ोसी से समझ के कर लेते हैं कि मेरे ताऊ के बेटे के ससुर को ये हुई थी, उन्होंने ये गोली खाई थी, तू भी ये खा ले। चाहे भले ही उस आदमी को कोई और तकलीफ हो, इसको कोई और तकलीफ है। तो ये एक बड़ा मिथ है, इसको हमें बस्ट करने की जरूरत है कि पाइल्स सबको नहीं होती है, 50 से 60% लोगों को होती है। और लेकिन हाँ, बड़ी चीज ये है कि पाइल्स सबकी ठीक जरूर हो सकती है अगर आप टाइमली ट्रीटमेंट लेते हैं और एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराते हैं, तो पाइल्स आपकी ठीक हो सकती है। एक बड़ा मिथ लोगों में रहता है, खासतौर पर यंगस्टर्स में, कि पाइल्स तो बुजुर्गों की बीमारी है। तो ये बीमारी बुजुर्गों की नहीं है, मतलब सिर्फ बुजुर्गों की नहीं है, और बुजुर्ग ना ही ये बीमारी सिर्फ पुरुषों की है, महिलाओं की भी है। महिला पुरुष दोनों में दोनों लगभग की इक्वली बीमारी है। कुछ परसेंट का हम अंतर कह सकते हैं, लगभग इक्वली है, जेंडर बायस बीमारी नहीं है ये। और सिर्फ बुजुर्गों की नहीं, हाँ बुजुर्गों में ओल्ड एज में जो हमारी पेल्विक फ्लोर की मसल्स होती हैं वो थोड़ी रिलैक्स हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं तो आज की तारीख में कहूँ, जो 20 साल के बच्चे जो लगातार जंक फूड पर, मैदा की चीजों पर सर्वाइव कर रहे हैं, उनको होने के चांसेस ज्यादा हैं रेदर देन ओल्ड एज पर्सन। ये एक बड़ा मिथ इन लोगों में रहता है। एक और मिथ है, 2 मिथ है इसी के साथ में। एक होता है कि ये बीमारी कभी ठीक नहीं होती। अच्छा, ये सबको होती है, ये बीमारी कभी ठीक नहीं होती। तो ये बीमारी 100% कहना तो गलत हो जाएगा, उसमें फिर आप भगवान बन जाते हैं, लेकिन 99.9% ये बीमारी ठीक होती है। इसको हम, वो तरीका अलग हो सकता है कि हम उसको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे ठीक कर रहे हैं, मतलब अगर अर्ली स्टेज पाइल्स है तो हम उसको मेडिसिन से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, डाइटरी रेस्ट्रिक्शन से हम ठीक कर सकते हैं, दवाई से हम ठीक कर सकते हैं। उससे भी अगर ठीक नहीं हो रही है तो हम उसको ऑपरेट से, क्षार सूत्र से उससे ठीक कर सकते हैं। तो ये मतलब ठीक हो सकती है। क्षार सूत्र क्या है सर? क्षार सूत्र एक मेडिकेटेड सीटोन होता है, कॉटन थ्रेड के ऊपर, लिनन के ऊपर हम कुछ हर्ब्स होती हैं, जैसे स्नूही एक पौधा होता है, जीरोफिटिक प्लांट है, श्रब है, राजस्थान में, बाकी पहाड़ों पे ऊपर मिलता है। उसका लेटेक्स जो दूध सा निकलता है, उससे उस धागे के ऊपर कोटिंग की जाती है। फिर उस लेटेक्स के साथ में अपामार क्षार या गुग्गुल, उसको मिक्स करके उसकी कोटिंग की जाती है। बाद में हरिद्रा, हल्दी की कोटिंग की जाती है। इस तरह से टोटल 21 लेयर की कोटिंग होती है। उस कोटेड सीटोन को हम, जैसे पाइल मास है, अर्शांकुर है, अर्श है, उसके बेस में हम इम्प्लांट कर दें तो उसकी ब्लड सप्लाई वहां से बंद करके उस मस्से को सुखा के गिरा देता है। फिस्टुला एक बहुत गंदी बीमारी है, आचार्य सुश्रुत ने अष्टमहागत में इस बीमारी को रखा है। तो उसकी हम बात करें तो उसमें भी जो ट्रैक है, उसमें हम उस थ्रेड को, क्षार सूत्र को इम्प्लांट करते हैं। मेडिकेटेड सीटोन होता है, जो उसके ऊपर कोटिंग है दवाइयों की, वो उस ट्रैक में डिजोल्व होती है और उस पूरे ट्रैक को, जो अनहेल्दी ग्रेन्युलेशन टिश्यू है, उसको सबको डेब्राइड करके गला के बाहर निकालती है। और इसमें कटिंग और हीलिंग, ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं। तो पेशेंट को मतलब साइमल्टेनियसली वो ट्रैक खत्म भी हो रहा है और पीछे से जो कटता हुआ है वो हील भी हो रहा है। रिलैप्स रेट इसके ऑलमोस्ट 0 है। अभी 1991 में मल्टी सेंट्रिक क्लिनिकल ट्रायल हुआ था एम्स दिल्ली और पीजीआई चंडीगढ़ में। उसके हिसाब से क्षार सूत्र इज गिविंग मोर प्रोमिसिंग रिजल्ट देन कन्वेंशनल सर्जरीज। आपको जान के थोड़ा सा ताज्जुब होगा, एम्स दिल्ली में मैक्सिमम ऑफ फिस्टुला पेशेंट्स आर बीइंग ट्रीटेड विद क्षार सूत्र रेदर देन कन्वेंशनल सर्जरी। तो उसका कारण यही है कि भाई दोबारा तकलीफ नहीं होती, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। खासतौर पे हम देखें जो हाई एनल फिस्टुला होता है, उस फिस्टुला में
स्फिंक्टर कटने का डर रहता है। एनल रीजन में हमारी दो मसल्स होती हैं जो कभी जैसे हमें स्टूल को होल्ड करना है तो हमको टाइट करके सिकोड़ के स्टूल होल्ड कर लेते हैं। अगर ये फिस्टुला ट्रैक हमारा उन स्फिंक्टर्स के पीछे से जा रहा है, ट्रांस स्फिंक्ट्रिक है, और कन्वेंशनल सर्जरी में वो स्फिंक्टर डैमेज हो जाते हैं, तो आप स्टूल को होल्ड नहीं कर पाएंगे, डायपर बन जाता है। तो क्षार सूत्र में वो संभावना नहीं रहती। तो सेफर ट्रीटमेंट है, मिनिमल इन्वेसिव होता है, बहुत ज्यादा चीरफाड़ नहीं होती, लंबे बेड रेस्ट की जरूरत नहीं होती, लंबा हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती, कम खर्चीला है और ज्यादा अच्छे रिजल्ट देता है। तो ये क्षार सूत्र का था। अच्छा सर, फिस्टुला में कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं और कैसे कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए, फिस्टुला का जो यूजुअली शुरुआत रहती है वो पेशेंट प्रेजेंट करता है कि एनल रीजन के पास में गांठ बन गई। शुरुआत में गांठ बनती है जिसको ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, फिर उसमें पड़ता है पस, अंदर वो पक जाता है और एक पल्सेटाइल सा, लोग कहते हैं टुस टुस सा पेन होता है डॉक्टर साहब, वो एक पल्सेटाइल पेन उसमें होता है। 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक वो उसको परेशानी करते हैं। जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे, कई लोग एग्जामिन नहीं करते, डॉक्टर्स एग्जामिन नहीं करते, गए एंटीबायोटिक लिख दिया, लैक्सेटिव लिख दिया, चौथे 5वें दिन में वो फोड़ा, कहीं भी शरीर में फोड़ा बनता है एक लिमिट के बाद में, कुछ दिन के बाद में ऑटोमेटिकली फट जाता है, वैसा ही उसमें होता है। तो एब्सेस बर्स्ट हो जाती है, पस निकल जाता है, पेशेंट भी खुश, डॉक्टर भी खुश, आराम मिल गया। लेकिन वहां से वो फिस्टुला बनता है। ग्रेडिंग की जहां तक हम बात करें, इसके 5 ग्रेड्स होते हैं, वो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5। तो उसमें हम देखते हैं कि भाई इसका एक सिंगल ट्रैक है या इसके मल्टीपल ट्रैक है। जैसे एक नाली सी बन जाती है पस की, कईयों में वो 2 नाली बन जाती हैं। अब वो जो नाली है वो स्फिंक्टर से बाहर है या अंदर है, उसमें कहीं पर कोई अंदर कलेक्शन तो नहीं है, तो उसके बेसिस पर फिस्टुला को हम 5 ग्रेड्स में डिवाइड कर सकते हैं या उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। लेकिन फिस्टुला को हिंदी में भगंदर कहते हैं। कई लोग भगंदर नहीं बोल पाते तो इसको बवंडर कह देते हैं, और फिस्टुला बवंडर है। अच्छा। अब से 2500 साल पहले आचार्य सुश्रुत ने अष्टमहागत करके एक टर्म दिया था। अष्टमहागत मतलब 8 ऐसी बीमारियां जो बड़ी मुश्किल से ठीक होती हैं। वात व्याधि, प्रमेहश्च, कुष्ठो अर्श भगंदरम, अस्मरी मूड गर्भश्च, तथैव उदरो अष्टमम। ये 8 बीमारियां हैं जो आचार्य सुश्रुत ने कही हैं। वात व्याधि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हमारे डिसऑर्डर्स होते हैं, पैरालिसिस हो गया, बाकी चीजें हो गई, तो आज भी वो बड़े मुश्किल से ठीक होते हैं। प्रमेह, डायबिटीज की हम बात करें, डायबिटीज आज भी हम ये नहीं कह सकते कि भी हमारी डायबिटीज ठीक होगी ना, हम दवाई खा रहे हैं, उससे हम शुगर लेवल को कंट्रोल कर रहे हैं, बीमारी खत्म नहीं हुई। ऐसे ही कुष्ठ रोग, स्किन के आपने देखा होगा, किसी को बीमारी लग जाए तो वो बड़ी मुश्किल से बहुत लंबे टाइम में जाके ठीक होती है। भगंदर भी उसमें से एक है। जो 8 चीजें हैं उनमें से फिस्टुला इज वन ऑफ देम। 2500 साल पहले भी ये चैलेंज था, आज भी ये चैलेंज है। मैं कई CMEs में जो हमारी डॉक्टर्स की मीटिंग्स होती हैं जहाँ पर थोड़ी सी पढ़ाई की बातें होती हैं, वहां पर हम जैसे जाते हैं तो कई डॉक्टर्स का कहना रहता है कि भी अगर आपने किसी सर्जन से बदला लेना है तो आप उसके पास फिस्टुला का पेशेंट भेज दो। अच्छा? ना वो ठीक होगा ना वो कुछ कर पाएगा। खासतौर पर जो हाई एनल फिस्टुला होते हैं दे आर वेरी चैलेंजिंग, बहुत मुश्किल से ठीक होते हैं। तो हालांकि टचवुड क्षार सूत्र हमारे पास में एक ऐसी विधि है जिससे हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। ईश्वर की कृपा से मेरे क्लिनिक पर अभी तक मैंने 10,000 से भी ज्यादा केसेस किए होंगे क्षार सूत्र के साथ में, और रिलैप्स नहीं होता है, दोबारा नहीं होती तकलीफ, कॉम्प्लिकेशन नहीं होता उसमें, बहुत अच्छी तरह से उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो फिस्टुला अपने आप में गंदी बीमारी है, लेकिन अगर हम प्रॉपर इवेल्युएशन के साथ में उसके ट्रैक को सेटल करके, एक ही ट्रैक है, मल्टीपल है, इंटरनल ओपनिंग कहाँ पर है, लो एनल है, हाई एनल है, ट्रांसइन्फिंट्रिक है, हॉर्सशू है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसको हम डायग्नोसिस को प्रॉपर सेटल करके अगर हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, खासतौर पे मैं तो क्षार सूत्र प्रैक्टिस करता हूँ, उसको प्रमोट करूंगा, उसके वंडरफुल रिजल्ट्स हैं, तो उसको हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और इनिशियल स्टेज पर आप मेडिसिन से भी कर सकते हैं? देखिए, इनिशियल स्टेज में पेशेंट फिस्टुला में आता नहीं है। अच्छा। इनिशियल स्टेज फिस्टुला की हम कहें तो इनिशियल स्टेज होती है कि जब आपको एनल रीजन में कुछ सूजन महसूस हुई, ऐसा लगा कि कुछ गांठ जैसी बन रही है, उस स्टेज पर पेशेंट हमारे पास में नहीं आता। अगर उस स्टेज में आता है तो हम दवाइयों के साथ में, सिकाई करने के साथ में उसको वहां पर कर सकते हैं। लेकिन ये जो इनिशियल 24 आवर्स होते हैं वो बड़े क्रूशियल हैं। 48 आवर्स के बाद में अगर आप आ रहे हैं उस एनल रीजन के एब्सेस के साथ में, क्योंकि शुरुआत में 24 घंटे में हम कहेंगे इवॉल्विंग एब्सेस है, मतलब वो फोड़ा बनना स्टार्ट हुआ है, तो वहां पर हम कुछ एंटीबायोटिक दें, हम कुछ सिकाई उसमें बताएं। तब तक तो पेशेंट को भी नहीं पता चलता होगा कि उसको फिस्टुला हो गया। नहीं चलता, उनको लगता है कुछ गलत जगह पे बैठ गया था, ज्यादा देर बैठ गया था, 24 घंटे में तो पता ही नहीं चल पाया कि ये चीजें हो गई हैं। लेकिन कुछ लोग आते हैं और डेफिनेटली उनको हम होती कैसे? अगेन कॉन्स्टिपेशन? हाँ, नहीं, एब्सेस का कॉन्स्टिपेशन का तो हम तब कहेंगे कि अगर किसी को फिशर है और फिशर के साथ में वो स्टूल टच होके पक गया, फोड़ा बन गया, तो वो चीज हो सकता है।
फिस्टुला का हम कहें लगभग 60 to 70% केसेस में इडियोपैथिक होता है। इडियोपैथिक मतलब जिसका हमें कारण नहीं पता, अच्छा, कारण भी नहीं पता हमें कारण इसका। नहीं होता। 70% केसेस में फिस्टुला का कारण नहीं होता। सिंपली जैसे शरीर के बाकी हिस्सों में फोड़ा बनता है, वैसे वहां फोड़ा बन जाता है। और क्योंकि एनल रीजन में स्फिंक्टर के आसपास स्पेसिस होते हैं, स्टोएनल स्पेस होता है, स्टोरेक्टल फोसा स्पेस होता है, तो वहां पर वो पस फैल जाता है। तो उसकी वजह से वो फिस्टुला डेवलप हो जाता है। कारण कुछ नहीं है। 20 से 30% केसेस में कुछ कारण होते हैं। जैसे किसी को फिस्टुला है, वो टीबी की वजह से हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हो सकता है। किसी को आंतों की क्रॉन्स डिजीज है, उसकी वजह से फिस्टुला डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस इज अगेन वन ऑफ देम दोज कॉजेज जिसकी वजह से फिस्टुला हो सकता है। कैंसर भी कुछ लोगों में हम कहें जो फिस्टुला है वो कैंसरस होता है, मैलिग्नेंट होता है। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन 70% केसेस में फिस्टुला का कोई कारण नहीं होता। गांठ बनती है, पकता है, फोड़ा बनता है, फूटता है, एक मुंह अंदर बना, एक मुंह बाहर बना, फिस्टुला डेवलप हो। कोई ऐसा प्रिकॉशन की ऐसी बीमारी हो ही ना। प्रिकॉशन फिस्टुला की अगर हम बात करें तो फिस्टुला का बहुत ज्यादा प्रिकॉशनरी कुछ नहीं है। हाँ, आपको कोई सिम्टम डेवलप हो रहा है, आपको पस वहां पर दिख रहा है, या उससे पहले आपको गांठ महसूस हो रही है, तो आपको डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। गांठ बनती है, मैं आपको इसकी क्रोनोलॉजी बता देता हूँ फिस्टुला कैसे बनता है। सबसे पहले आपको एनल रीजन में एक गांठ महसूस होगी। फोड़ा बनने की जो पहली स्टेज होती है, फुंसी जिसको हम कहते हैं, उसमें पेन होगा। पहले डिस्कम्फर्ट होगा, फिर पेन होगा, फिर पेन बढ़ेगा, फिर उसमें पल्सेटाइल पेन होगा, जैसे कुछ टुस टुस्सा हो रहा है, फीवर पेशेंट को आता है, और चौथे पांचवें दिन में वो बर्स्ट होके पस निकलता है, और वो फिर एक ट्रैक बनाता है। वाकई भयंकर बीमारी है, भयंकर जो बिना है, किसी और ये वजह से हो बवंडर है, सकती बवंडर है, एक्चुअली बवंडर है। भगंदर भी है, और इसको बवंडर भी हम कह सकते हैं। सर बेसिकली अगर हम पाइल्स की बात करें तो ऐसी कौन कौन सी कितनी कैटेगरीज हैं कि इनिशियल लेवल पे अगर आपको किस लेवल का पेन है तो आप घरेलू नुस्खे से ठीक हो सकते हैं, फिर कौन सी लेवल तक है कि आपको डॉक्टर के पास अब जाना ही चाहिए? देखिए, पाइल्स की ग्रेडिंग की अगर हम बात करें तो पाइल्स के 4 ग्रेड्स होते हैं, 1, 2, 3, 4। पहला जो स्टेज है पाइल्स का, उसमें क्या होता है कि पेशेंट को पेनलेस ब्लीडिंग होती है। वो मोशन के लिए बैठेगा और पिचकारी से निकल जाएगी। ओके। मोशन से पहले या मोशन के बाद में वो कहता है जी दर्द तो डॉक्टर साहब हुआ नहीं, बिल्कुल बूंद बूंद करके धार सी बंद की। वो ग्रेड 1 होता है। उसमें ना कोई स्वेलिंग महसूस होती पेशेंट को, ना कोई पेन होता। वैसे भी हम देखें, पाइल्स आर यूजुअली पेनलेस, पाइल्स में दर्द नहीं होता है। लेकिन वो बाद में दूसरी स्टेजेस में अगर कन्वर्ट होता है तो पेन हो सकता है। लेकिन हम अगर स्टेजेस की बात करें तो फर्स्ट स्टेज जो पाइल्स है हमारी, उसमें सिर्फ ब्लीडिंग होती है, कोई स्वेलिंग उसमें नहीं होती, कोई मस्सा नहीं होता। उसको भी अगर हम अनट्रीटेड छोड़ दें तो सेकंड स्टेज पाइल्स आती है, जिसमें ब्लीडिंग तो होती है, ब्लीडिंग के साथ में मस्सा बाहर आता है टॉयलेट के टाइम पे, और जैसे आदमी उठता है ऑटोमेटिकली वो अंदर चला जाता है। इसको भी अगर हम अनट्रीटेड छोड़ दें तो फिर पेशेंट थर्ड स्टेज में लैंड करता है। थर्ड स्टेज में क्या होता है कि ब्लीडिंग होती है, मोशन के टाइम पर मस्सा बाहर आता है, लेकिन वो मस्सा अंदर नहीं जा पाता। वी नीड टू रिड्यूस दैट मैनुअली, उसे हमें हाथ से अंदर करना पड़ता है, या 1-2 घंटे के लिए पेशेंट को डिस्कम्फर्ट रहता है एनल रीजन में, उसके बाद में वो मस्सा फिर धीरे धीरे अंदर चला जाता है। इसमें भी अगर हम उसको छोड़ दें तो फोर्थ स्टेज आती है। उसमें फिर हम नहीं छोड़ पाते, क्योंकि वो एक इमरजेंसी कंडीशन होती है, और उस टाइम पर जो पेशेंट के मन में था कि सबको होता है, हो जाएगा, ये खा लूं वो खा लूं, वो कहता है कि इस दर्द से मुझे निजात दिलाओ, जो करना कर दो, ऑपरेशन करना अभी कर दो। क्योंकि फोर्थ स्टेज पाइल्स में मस्से परमानेंटली बाहर हो जाते हैं। कई बार उनमें थ्रोम्बोसिस हो जाती है, ब्लड क्लॉट बन जाता है, और वो सीवियर पेन देता है। ना आदमी उठ पाता, ना चल पाता, ना लेट पाता, ना बैठ पाता। तो वो यूजुअली पाइल्स आर पेनलेस अनटिल अनलेस दे आर नॉट इन ग्रेड 4, या उनमें कोई थ्रोम्बोसिस अगर नहीं हो रही है, तब तक वो पेनलेस है। दूसरा जो आपने ट्रीटमेंट की बात की, ग्रेड 2 जो पाइल्स है, उस स्टेज तक हम, मतलब जब ग्रेड 2 मतलब मस्सा बाहर आ रहा है, ऑटोमेटिकली अंदर चला जा रहा है, साथ में ब्लीडिंग हो रही है, उस स्टेज के पाइल्स को हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हम अपने डाइटरी चेंजेस, इन सब चीजों से, अपना फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा के, इनसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं। थर्ड फोर्थ स्टेज की जो पाइल्स होते हैं वो यूजुअली कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट को, दवाई गोली को रेस्पॉन्ड नहीं करते। उसमें हमें ऑपरेट या क्षारसूत्र जो प्रोसीजर्स होते हैं उनकी हमें यूजुअली जरूरत पड़ती है। कई लोग तो ये कह के इग्नोर कर देते हैं कि रात को चुकंदर खाया था तो इसलिए ब्लड हल्का आया है। कई लोग ये भी कह देते हैं। ये फैक्ट है, चुकंदर की वजह से भी यूरिन का या स्टूल का जो कलर है वो रेड हो सकता है। तो लेकिन चुकंदर एक दिन खाया है, रोज तो ब्लड नहीं आएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने कल चुकंदर खाया और अगले महीने तक ब्लड आ रहा है। स्टेज जब 1 होता है तो क्या ब्लड डेली आता है? नहीं, अगर हम स्ट्रेन ज्यादा कर रहे हैं, हमने कुछ गलत खाया पिया है तो उसमें, लेकिन हाँ फ्रीक्वेंटली आता है। अगर ग्रेड 1 पाइल्स हैं तो हम कहेंगे कि भी जो आदमी जो खा पी रहा है उसका वो ऑलमोस्ट शेड्यूल में रहता है, वो नेचर में होता है, तो हफ्ते में 1 बार 2 बार उसको ब्लीडिंग हो जाती है, 10-15 दिनों में उसको ब्लीडिंग। तो अगर स्टेज 3 पे है तो जरूरी है कि डॉक्टर के पास आप जाएं। मैं तो कहूँगा स्टेज 1 पर भी जाना है।
ओके। हम क्यों सोचें कि पाइल्स है? हमें पॉलिप भी तो हो सकता है, हमें कैंसर भी तो हो सकता है, हमें अल्सरेटिव कोलाइटिस भी तो हो सकता है जिसकी वजह से ब्लड आ रहा है। दैट इज टू बी डिसाइडेड बाय योर डॉक्टर वेदर यू आर हैविंग पाइल्स और सम अदर सीरियस इलनेस। वो एग्जामिनेशन से पता लगेगा। तो हमें फर्स्ट स्टेज पर ही जाना है। कोई भी अब हमारे नाक से खून आता है तो क्या हम ये सोचेंगे चलो आता रहता है? डॉक्टर के पास जाते हैं, ENT के पास जाते हैं, वो पैकिंग डालता है, कुछ करता है। दांत से खून आता है, 1-2 बार आदमी इग्नोर कर देता है। डेंटिस्ट के पास जाता है ना, भैया देखो कुछ इसमें मसूड़े में दिक्कत है, कहाँ पर है? तो वैसी चीजें एनल रीजन के साथ में उसको इग्नोर नहीं करना है, दिखाना चाहिए। और मैं तो मोटिवेट करता हूँ लोगों को अर्ली स्टेज में आने के लिए कि हमें चाकू नहीं उठाना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट स्टेज में हमारे पास में आते हैं तो आपको 4 दवाइयां देनी है, 4 आपको परहेज बताने हैं, 4 आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बताने, आप ठीक हो जाएंगे, जीवन भर के लिए ठीक हो जाएंगे। मैं ग्रेड 2 इवन अर्ली ग्रेड 3 तक के पेशेंट्स को रिवर्ट करता हूँ मेडिसिन से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से। तो अगर आप पहुंचेंगे लेट ग्रेड 3 में या अर्ली ग्रेड 4 में या ग्रेड 4 में, तो उसके बाद में फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो ऐसा नहीं कि थर्ड स्टेज में डॉक्टर के पास जाना, मैं कहता हूँ फर्स्ट स्टेज में जाइए ताकि आप ऑपरेशन से बच सकें, आप अपनी दवाई गोली से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आप अपने आप को ठीक कर सकें। सर हम बात करते हैं आप फिशर की। फिशर किस वजह से होता है और उसकी क्या क्या स्टेजेस होती है? फिशर का मेन कॉज है वो हार्ड स्टूल है, पासिंग ऑफ हार्ड स्टूल, बड़ा जो कारण है। और भी कई सारे कारण होते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि लगभग 80-90% केसेस में हार्ड स्टूल एक बड़ा कारण रहता है, क्योंकि जो हमारा गुदा क्षेत्र है, एनल रीजन है, वो एक लिमिट तक स्ट्रेच हो सकता है। स्फिंक्टर्स होते हैं, 2 स्फिंक्टर्स होते हैं, उसमें स्ट्रेचेबल मसल्स हैं। स्टूल अगर हमें हार्ड आ रहा है तो वो स्ट्रेच होकर उसको निकाल देते हैं। हमें स्टूल पास हम नहीं करने जा पा रहे हैं, टॉयलेट नहीं मिल पा रहा है, तो हम उसको टाइट करके सिकोड़ के स्टूल रोक लेते हैं। तो ये 2 स्ट्रेचेबल मसल्स होती हैं। अगर स्टूल इतना हार्ड आ रहा है कि उसके स्ट्रेच होने के बाद भी वो नहीं निकल पा रहा है, तो नेचुरल एनर्जी उसको तो निकलना है, फिर वो कहीं से टीयर करके निकल जाता है। तो ऐसे फिशर बनता है। और इसके अर्ली सिम्टम्स में जलन, मिर्ची सी लगना, बर्निंग सेंसेशन होना और एक कटिंग सा पेन होना, ऐसे लगता है काट दिया है ब्लेड से, चाकू मार दिया है, ये लक्षण होते हैं। ग्रेड्स यूजुअली फिशर में नहीं होते हैं। फिशर की अगर हम प्रोलॉन्ग्ड या क्रोनिक फिशर की बात करें तो लगभग 1-1.5 साल के फिशर के बाद में पेशेंट को लगता है कि भी अभी तक तो वहाँ पे कटिंग सा और वो महसूस हो रहा था, अब वहाँ पर एक दाना सा बन गया, मस्सा बन गया, एक स्किन टैग बन गया, जिसको हम सेंटिनल पाइल कहते हैं, वो फिशर बेस पे बन जाता है। और उससे आगे जब बढ़ता है तो फिर आता है एनल स्पाज्म, एनल स्फिंक्टर टोन बढ़ जाती है। हमारा जो फिशर बेस है वहाँ फाइब्रोज्ड होकर लेट्रिन के रास्ते को सिकोड़ देता है। ज्यादातर पेशेंट हमारे पास में ओपीडी में इस स्टेज में लैंड करते हैं कि उनको लगता है कि डॉक्टर साहब जो हम लेट्रिन के लिए जाते थे पहले जितना खुल जाता था रास्ता आराम से, अब नहीं खुल पा रहा, या पहले तकलीफ 6 महीने में होती थी, अब डेली हो रही है। पहले स्टूल पास करने में दिक्कत होने लग जाती है, बढ़ जाती है। उसका क्रोनोलॉजी है कि सबसे पहले पेशेंट को 6 महीने साल भर में जलन कभी कभार होगी 1-2 दिन के लिए, वो जलन अब दर्द में कन्वर्ट होगी। जो 6 महीने में एक बार होता था अब डेली होने लगा। वो जो जलन मोशन के बाद में 10 मिनट में ठीक हो जाती थी, अब पेशेंट को शाम तक पेन रहता है। तो वो एक उसकी क्रोनोलॉजी वो बढ़ता जाएगा। प्लस फ्रीक्वेंसी जो 6 महीने में हो रहा था वो डेली हो रहा है। और मोशन के रास्ते में क्या है कि पहले कोई लैक्जेटिव लिया, दवाई लिया, स्टूल सॉफ्टनर लिया, लैट्रिन पतली हुई, पेशेंट को आराम मिल गया। लेकिन अब क्योंकि रास्ता छोटा हो गया, पहले रास्ता ये था, अब छोटा हो गया, तो अब अगर आपको स्टूल सॉफ्ट भी आ रहा है तो भी एनल कैनाल को स्ट्रेच होना पड़ेगा और वो पेन आपको लगातार बना रहता है। तो पेशेंट कंप्लेंट होती है, पहले तो डॉक्टर साहब दूध में नींबू डाल के पी लिया था, वो वाली घास खा ली थी, वो वाली हमारे चाचा ने दे दिया था, उसके ट्राई कर लिए थे, हाँ, लेकिन अब वो काम नहीं कर रहे। तो उसके पीछे कारण होता है एनल स्पाज्म। और ये वो स्टेज होती है जहां पर हमें कई बार सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, वो दवाइयों से कई बार रेस्पॉन्ड नहीं करता। तो मेन रीजन कॉन्स्टिपेशन है इसका, फिशर का और पाइल्स का, दोनों का बड़ा रीजन मेन रीजन कॉन्स्टिपेशन, और सबसे डेंजरस फिस्टुला है। सबसे डेंजरस फिस्टुला है। सर ये जो फिस्टुला ट्रीटमेंट है इसके क्या साइड इफेक्ट है और क्या कॉम्प्लिकेशंस है? देखिए, फिस्टुला ट्रीटमेंट का साइड इफेक्ट तो ट्रीटमेंट का हम नहीं कहेंगे, क्योंकि ट्रीटमेंट इफेक्ट के लिए होता है। लेकिन हाँ, कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो कई बार जी का जंजाल बन जाते हैं। खास तौर पे फिस्टुला की हम बात करें, और खास उसमें भी जो हाई एनल फिस्टुला होता है। फिस्टुला को अगर हम समझें तो जो एनल रीजन के पास में कई बार फोड़ा बन के उसमें 2 मुंह बन जाते हैं, एक बाहर एक अंदर की तरफ। ओके। और अगर ये जो पूरी टनल बनती है, कैनाल बनती है, ये कैनाल हमारी स्फिंक्टर के पीछे से जा रही है। स्फिंक्टर मतलब जो एनल रीजन को हमारे कंट्रोल करता है मूवमेंट को। अगर ये उसके पीछे से जा रही है और हम सर्जरी कर रहे हैं, आप मान के चलिए कि मैक्सिमम केसेस में फिस्टुला में दवाइयों से नहीं होता कुछ, वो दवाई से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, उसको ऑपरेट करना पड़ता है। अगर हम उसको ऑपरेट कर रहे हैं और उस ट्रैक को एक्सरसाइज करने में, कट करने में फिस्टुला के साथ साथ हमारे स्फिंक्टर डैमेज हो जाए,
तो सबसे बड़ा तो दिक्कत है इनकॉन्टिनेंस का। इनकॉन्टिनेंस मतलब लेट्रिन पर कंट्रोल खत्म हो जाता है। आप लेट्रिन बनेगी पेट में, निकल जाएगी, आप उसको रोक नहीं पाएंगे। या कई बार किसी को पूरा इनकॉन्टिनेंस नहीं है, स्टूल पतला आया, लूज मोशन हुए, कपड़ों में निकल गया, तो ये फिस्टुला ट्रीटमेंट का एक सबसे बड़ा इसको साइड इफेक्ट कहें या कॉम्प्लिकेशन कहें। कॉम्प्लिकेशन इज मोर अप्रोप्रिएट वर्ड देन साइड इफेक्ट। दूसरा क्या है कि ये स्फिंक्टर डैमेज ना हो, उसके लिए सर्जन की चॉइस रहती है कि भाई हम स्फिंक्टर को किस तरह से बचा सकते हैं। तो उसमें जब फिस्टुला ट्रैक को एक्सरसाइज किया जाता है तो जहां पर स्फिंक्टर कॉम्प्लेक्स हमारा इन्वॉल्व होता है वहां पर जाके रुक जाना होता है, क्योंकि स्फिंक्टर को कोई भी डैमेज नहीं करना चाहेगा। अब वो अगर वहां पर हम रुक गए तो इसका मतलब हमारा ट्रैक तो पूरा नहीं निकला, जो अंदर का हिस्सा हमारा बचा रह गया, वो बीमारी को दोबारा कर देता है। इसको हम कहते हैं रिलैप्स, बीमारी का दोबारा हो जाना। और कन्वेंशनल सर्जरी में हम कहें 30 से 40% केसेज में बीमारी के दोबारा होने के चांसेस रहते हैं। आपने ऑपरेशन करा लिया, बहुत अच्छी जगह करा लिया, बड़े हॉस्पिटल में करा लिया, लेकिन बीमारी ठीक होती आई, जख्म भरता है, लास्ट में एक छोटा सा छेद बच जाता है जिसमें से हल्का सा रिसाव बना रहता है। इसका मतलब फिस्टुला आपका वहां पर रह गया है, दोबारा से बन गया है। तो फिर दोबारा आदमी ऑपरेट करता है। आपको हो सकता है विश्वास ना हो, लेकिन मैं अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ कि 6 बार 7 बार 8 बार तक सर्जरी करा के पेशेंट्स आता है। और आप कल्पना करें कि 8 बार सर्जरी और एक सर्जरी और उसकी रिकवरी में 1 महीना 2 महीना 4 महीना की 6 महीने तक का टाइम लग जाता है। तो उस जीवन के, उस आदमी के बहुमूल्य जो समय है जीवन का, 4 से 5 साल उसने फिस्टुला के नाम कर दिया, भगंदर के कर दिया। तो ये एक बड़ा इसका हम कहें कि गंदी बीमारी है, जो रिलैप्स इसमें ज्यादा होता है, दोबारा होने के चांसेस काफी रहते हैं। इनकॉन्टिनेंस के इसमें चांसेस ज्यादा रहते हैं। सब में नहीं होते, मैं ये नहीं कह रहा कि हर ऑपरेशन होते हैं, लेकिन चांसेस आर देयर और अच्छे खासे केसेस होते हैं। हाई एनल फिस्टुला की हम बात करें और उसको पूरा एक्सरसाइज करें तो 30-40% केसेज में रिलैप्स और या इनकॉन्टिनेंस कुछ केसेज में वो चांसेस रहते हैं। अब सवाल आता है कि भाई अगर सर्जरी में ऐसा हो रहा है तो फिर करें क्या। उसका सॉल्यूशन जो हम लोग करते हैं वो है क्षार सूत्र। मेडिकेटेड सीटोन होता है, हर्बल कोटिंग उसके ऊपर होती है हर्ब्स की। उसमें अगर ट्रांसस्फिंक्टरिक फिस्टुला भी है जो स्फिंक्टर मसल के पीछे से भी जा रहा है, वहां पर जब हम थ्रेड डालते हैं तो वो ग्रेजुअली इसको कट करता है। अगर स्फिंक्टर कट भी रहा है तो वो ग्रेजुअल कटिंग होती है, और आगे की तरफ जब वो कटता है उससे पहले पीछे का फाइब्रोसिस हो जाता है, जुड़ जाता है। तो उसमें इनकॉन्टिनेंस का चांस नहीं रहता, लेट्रिन पर कंट्रोल खत्म होने का चांस नहीं रहता। सर, आप जिस बीमारी को सबसे खतरनाक बोल रहे हैं, 5 साल का टाइम भी बता रहे हैं, लेकिन बंगाली बाबा कहते हैं कि एक टीके में जड़ से खत्म। हाँ, ये बहुत अच्छी। तो क्या एक टीके में जड़ से खत्म हो जाती है? अब तो थोड़ा सा यहाँ तो आपको कम लगता होगा, लेकिन आप थोड़ा सा इंटीरियर में जाएं, अपनी गाड़ी से जाएं, बस से जाएं, ट्रेन से जाएं, तो आपको दीवारें रंगी हुई नजर आएंगी। बवासीर एक टीके में जड़ से खत्म, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। मतलब इसको मैं अगर आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो टीका बेसिकली होता क्या है, वो स्क्लेरोसेंट होता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। मैं स्क्लेरोसेंट लगाता हूँ, टीका मैं लगाता हूँ बवासीर का, कोई बड़ी चीज नहीं है, 2 मिनट का प्रोसीजर है। बड़ी चीज क्या है कि हमने किस में लगाना है और किस में नहीं लगाना है। तो पीपल हु आर प्रैक्टिसिंग टीका ट्रीटमेंट, बवासीर एक टीके में जड़ से खत्म, उनको अंतर नहीं पड़ता कि पेशेंट को फिशर है, उनको अंतर नहीं पड़ता पेशेंट को पाइल्स है तो किस स्टेज का है, फिस्टुला है नहीं है, उन्होंने तो स्क्लेरोसेंट भरना है, लगाना है, ठोक दिया। लेकिन अगर आप सही बीमारी में सही स्टेज में वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। अगर मैं इसकी स्टेज की बात करूं, फर्स्ट स्टेज जो पाइल्स होती है जिसमें पेशेंट को सिर्फ ब्लीडिंग हो रही है और कोई तकलीफ नहीं है और वो दवाइयों से रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो उसमें हम जो हमारा पाइल मास होता है, अर्श अंकुर होता है, पेडिकल होता है हेमरोइड का, उसके बेस में हम स्क्लेरोसेंट्रिक दवाई थोड़ी सी डाल देते हैं। वो उसको दवाई का जो इफेक्ट होता है लगभग 1 साल तक, 6 महीने से 1 साल तक ब्लीडिंग को बंद कर देता है। तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, वहां तक ठीक है। लेकिन जो लोग फिशर में भी लगा रहे हैं, जो लोग फिस्टुला में भी लगा रहे हैं, जो 3rd स्टेज पाइल्स में भी लगा रहे हैं, 4th स्टेज पाइल्स में भी लगा रहे हैं, उनका भगवान मालिक है। वो कई बार मुश्किल में डाल देते हैं, क्योंकि ना तो उनको टेक्निक पता कहाँ लगाना है, ना वो पता। बस मैंने आपको बताया कि पाइल मास के बेस में लगाना है, लेकिन उन्होंने क्या है कि एनल रीजन पे एक जगह इंजेक्शन डाला, एक डायरेक्शन में इधर दवाई डाल दी, एक डायरेक्शन में इधर दवाई डाल दी। उसमें बहुत सारे पेशेंट्स में बाद में एब्सेस बन जाती है, फोड़ा बन जाता है। और आप देखना चाहेंगे तो मैं आपको कुछ वीडियोस दिखा सकता हूँ जो मैंने ऑपरेट किया, आधा लीटर पस निकलता है अंदर से, उतना उसमें एक नेगेटिव इफेक्ट हो जाता है। तो बवासीर एक टीके में जड़ से खत्म बड़ा मिथ है अगर हम मोटे तौर पे देखें, लेकिन अगर सही डॉक्टर ने, क्वालिफाइड डॉक्टर ने सही स्टेज में सही जगह पर वो टीका लगाया है
तो ये ब्लड रोकने के लिए एक अच्छा ट्रीटमेंट। अच्छा, एक डायलॉग मैंने सर और सुना था कि 2 बच्चे मीठी खीर, तीसरा बच्चा बवासीर, ये क्या है? ये आपने शायद एक सीरीज में देखा है, मैंने भी देखा था, एक सीरीज में आया था। तो ये किस संदर्भ में कहा गया है? ये संदर्भ ये है, देखो जो बीमारी है पाइल्स की, इसको आज भी लोग गाली समझते हैं, अनवांटेड चीज समझते हैं, इसको टैबू समझते हैं, है ना। एक आपने मूवी मनोज वाजपेयी की देखी थी, वो कट्टा चलाता है, उसके हाथ में फट जाता है, पूछता है क्या बवासीर बना दिए हो बे। तो बीमारी गंदी है, प्लस बीमारी को कोई चाहता नहीं है उसको। तो वैसी क्योंकि बीमारी बता नहीं पाता ना इस बीमारी को। हाँ, इसलिए वो चाहता है कि भाई 2 बच्चा मीठी खीर, 2 बच्चे तक ठीक है, तीसरी मतलब ना आप उसको दिखा पाओगे, ना छुपा पाओगे, ना आपको चाहिए। तो शायद इस परिप्रेक्ष्य में एक लाइटर मोड में आपने पढ़ा होगा, लेकिन बीमारी है, नॉर्मल बीमारी है, इससे घबराना नहीं चाहिए, और इसके लिए अवेयरनेस जरूरी है। आप ओपन अप हो, जिसको भी तकलीफ है नियर बाई डॉक्टर को संपर्क करें, बहुत इजीली क्योरेबल बीमारी है, आराम से ठीक है। क्या आयुर्वेद में भी इसका इलाज है? मैं तो कहता हूँ आयुर्वेद में ही इलाज है। अच्छा, आयुर्वेद का आप पर्पस देखिए ना क्या है, स्वस्थ प्रयोजनम च स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। आयुर्वेद के 2 ऑब्जेक्टिव के साथ में ये, एक तो मैं कहूँ कि सृष्टि की सबसे पुरानी चिकित्सा विधा है, जो भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के साथ में प्रकट हुए थे, उनके साथ में आयुर्वेद धरती पर आया था, उसके बाद में आगे ट्रेडिशन में आया है। प्रयोजनम च स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, जो आदमी स्वस्थ है, हमने उसके स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, उसको हेल्दी रखना है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आयुर्वेद उस पॉइंट पर काम करता है। अगला क्या आता है, आतुरस्य विकार प्रशमनम च, जो आदमी बीमार है उसकी बीमारी का हमने इलाज करना है। तो आयुर्वेद से अच्छा इलाज कहां पर है? हम बीमारी को होने से पहले उसका इलाज बता रहे हैं। ऋतुचर्या आयुर्वेद में बताई गई है, दिनचर्या आयुर्वेद में बताई गई है, किस काल में क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस ऋतु में कौन से रस का ज्यादा सेवन करना है, किस ऋतु में एक्सेसिव संभोग बताया गया है कि आप कर सकते हैं, किसमें नहीं कर सकते, इस तक माइन्यूट एक डिस्कशन टेक्स्ट में मिलता है, किताबों में मिलता है। तो आयुर्वेद में ही इलाज है। आयुर्वेद की प्रिवेंटिव हम मेजर्स की बात करें, अर्ली स्टेज पाइल्स की हम बात करें, मैं 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अर्ली ग्रेड 3 स्टेज तक, और इवन पाइल्स की जो एडवांस स्टेज तक होती है, मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से पेशेंट ठीक तो आप क्या रिकमेंड करेंगे, आयुर्वेद या एलोपैथ? मैं तो डेफिनेटली आयुर्वेद रिकमेंड करूंगा। आई एम एन आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर। मैं उसमें रिजल्ट दे रहा हूँ पेशेंट्स को, मैं कुछ भी नहीं तो लाखों पेशेंट्स को, और ये मतलब एक इमेजिनरी फिगर नहीं है, लाखों मतलब लाखों पेशेंट्स को मैंने ओपीडी में क्योर किया है, देखा है अपने 20 साल के एक्सपीरियंस में, जिनको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से हमने ठीक किया है। तो डेफिनेटली आयुर्वेद बेटर है, प्रिवेंटिव है, बीमारी को होने से रोकता है, और अगर हो भी गई है तो उसको बहुत आसान तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। सर, एक और समस्या होती है ओल्ड एज में। ओल्ड एज में अक्सर जो हार्ट स्टूल है वो जम जाता है, वो क्या समस्या है? हाँ, इसको हम फीकोलिथ कहते हैं, और ये डेफिनेटली श्वेता जी बहुत सारे हमारे जो बुजुर्ग हैं उनमें होती है। और इसके कारणों की अगर हम बात करें, पहले तो समझे होता क्या, इसको फीकोलिथ बोलते हैं। फीकोलिथ मतलब जो रेक्टम होता है, एनएस से जस्ट पीछे का हमारा एक रिजर्वॉयर, जहां पर जो हमारा मल है वो आके इकट्ठा होता है। हम शरीर की फिजियोलॉजी को अगर समझें तो शरीर नहीं चाहता कि कोई भी काम की चीज शरीर से बाहर निकले, वाटर इज वन ऑफ देम। तो पानी भी शरीर नहीं चाहता कि भी बाहर निकले। आप अगर यूरिन की बात करें तो शरीर में फिल्ट्रेशन में लगभग 180 लीटर पानी डेली बनता है, वो फिल्ट्रेट बनता है, लेकिन शरीर खाली 1.5 लीटर बाहर निकाल पाता है, बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मल के साथ में भी जो पानी वेस्ट होने वाला है, शरीर उसको वापस खींचता है। ओल्ड एज जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, पीपल होते हैं, पर्सन्स होते हैं, उनमें क्या है कि हमारी गैस्ट्रिक मोटिलिटी इम्पेयर्ड होती है, आंतों की मूवमेंट उतनी नहीं रह पाती, उसकी वजह से कई कई दिनों तक उनको मल पास नहीं हो पाता। एक अमिताभ बच्चन जी की मूवी आपने ध्यान, पीकू है ना, तो वो उसमें बड़ा कंसेप्ट स्टूल पास होने का, कॉन्स्टिपेशन का है, और एग्जैक्टली ऐसा होता है। इसी कॉन्सेप्ट में पूरी फिल्म बनी थी। एग्जैक्टली ऐसा होता है। पेशेंट्स आते हैं तो उसमें क्या है कि 3 दिन 4 दिन तक स्टूल पास नहीं हुआ, मल डेली बन रहा है शरीर में, जो अनवांटेड चीज है वो रेक्टम में पड़ा हुआ है। तो लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम हमारा जो मलाशय होता है, वहां से शरीर पानी को वापस खींचता है। अच्छा, स्टूल वहां पर इकट्ठा रहा, कब्ज की वजह से हम जा नहीं पाए, उसमें से पानी वापस हो गया, तो वो एक स्टोन लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जैसे पत्थर हो जाता है उतना हार्ड मल रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है। अब एनल कैनाल का डायमीटर इतना सा है, छोटा सा, स्टूल हमारा इतना बड़ा इकट्ठा हो गया, तो वो नहीं निकल पाता। इसको हम फीकोलिथ बोलते हैं। और ऐसी कंडीशन में कई बार हमें क्या करना है कि उसको मैनुअली इवैक्यूएट करना होता है, हाथ से हमें निकालना होता है। कई बार हमें सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, कई बार लोगों में पेन इतना होता है कि हमें एनेस्थीसिया देने की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये प्रॉब्लम है, जेन्युइनली है, बहुत सारे लोगों में है। सुझाव एक मैं बुजुर्गों को अपनों को देना चाहूंगा कि भाई उसमें आप वाटर इनटेक अच्छा रखें, पानी पीते रहें,
और फाइबर डाइट जरूर लें। और कई बार ओल्ड एज की वजह से आदमी अपनी फिजिकल एक्टिविटी को हम कहें कि रेस्ट्रिक्ट कर देता है, कम कर देता है, तो थोड़ा सा वॉक भले ही घर में टहल लें, वो आप करेंगे तो वो आपकी गट मोटिलिटी अच्छा रहेगा। कोई स्टूल सॉफ्टनर माइल्ड सा जैसे त्रिफला चूर्ण, इसबगोल की भूसी रात में आप ये लें, तो स्टूल अगर एक दिन 2 दिन से ज्यादा नहीं हो रहा है तो वो खास तौर पर ओल्ड एज में अटेंशन सीकिंग है, उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो बच्चों में कब्ज की बहुत समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की बहुत समस्या है, उसके हाँ, लिए क्या करें? बच्चों के लिए देखो आज की तारीख में हम बात करें तो जंक फूड एक बड़ा कारण है। अगर हम पहले कारणों की बात करें, माँ बाप भी डेली पिज्जा खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, तो बच्चा फल कैसे खाएगा? हमारी थाली में से ज्यादातर घरों में सलाद गायब हो गया है, फाइबर हम नहीं ले रहे हैं, तो बच्चा कहाँ से सीखेगा? वही चीज वो खा रहा है, उनसे माँ बाप से 4 कदम आगे जाके उसको चिप्स भी चाहिए, उसको बर्गर भी चाहिए, उसको चिली पोटैटो भी चाहिए, उसको पिज्जा भी चाहिए। ये सारी चीजें लो फाइबर होती हैं, मैदा इनमें ज्यादा होती है, जो सीधे तौर पर कॉन्स्टिपेशन को जन्म देता है। और कॉन्स्टिपेशन की वजह से अर्ली एज में बच्चों में पाइल्स भी डेवलप हो रही है, बच्चों में फिशर भी डेवलप हो रहा है। ये इस तरह की दिक्कतें रहती हैं। बचाव की अगर हम इसमें बात करें तो बच्चों को हेल्दी डाइट हम करें, डेली वो मोशन जाए, बायोलॉजिकल क्लॉक बच्चे की मेंटेन रहे। कई बार आपने देखा होगा कि सुबह जल्दी स्कूल होता है, बच्चे उठते हैं, बैग उठाते हैं, चले जाते हैं, स्कूल में स्टूल पास करते हैं, घर पे आके करते हैं, तो वो भी एक गलत हैबिट है। तो वो एक ऑब्वियसली कब्ज की वजह से होता है, तो वो हमने नहीं करना है। और मैं तो मतलब मैसेज आपको ये देना चाहूंगा, ऑडियंस को ये देना चाहूंगा कि आप सब लोग घर में बैठ के हेल्दी डाइटिंग जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, जिसमें हम पानी लगातार पिए। स्कूल्स को मैं कहना चाहूंगा कि कई स्कूल्स ने स्टार्ट भी किया है कि वाटर बेल होती है, आप स्कूल में एक बेल बजाएं कि इस टाइम पे बच्चे ने पानी पीना है, पानी वहां पर पीते रहें। मुनक्का एक बहुत अच्छी चीज बच्चों के लिए, छोटी एज के बच्चे हैं, रात में सोते टाइम आप 1 गिलास, या शाम के टाइम में जो बच्चे दूध पीते हैं, 1 गिलास दूध में आप 7-8 मुनक्का डाल के उबाल लीजिए, उसको अच्छी तरह से बॉईल करके बीज निकाल के मुनक्का बच्चे को खिला दें, ऊपर से दूध पिला दें। ये भी एक माइल्ड लैक्सेटिव का काम करता है। और फल, सीजनल फ्रूट्स, पपीता बहुत अच्छा रहता है, आदत डालें बच्चे को। खीरा बहुत अच्छा रहता है, फाइबर रहता है, आदत डालें बच्चे को। पानी की आदत डालें और स्क्रीन टाइम कम करके आउटडोर जो फिजिकल एक्टिविटीज है, गेम्स है, उसमें बच्चे को इन्वॉल्व करें, तो कब्ज की समस्या से काफी हद तक हम छुटकारा सर एक और क्वेश्चन था कि क्या वाकई वेस्टर्न जो उनकी सीड्स हैं वो वाकई कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स को बढ़ा रही हैं? डेफिनेटली बढ़ा रही है, क्योंकि जो हमारा मदर नेचर ने हमें एक इवोल्यूशनरी पोस्चर दिया है स्टूल पास करने का, वो इंडियन स्टाइल है। जो पहले हम बैठते हैं, स्क्वेटिंग पोजीशन है। मैं आपको मेडिकल फैक्ट इसका बताता हूँ। जो हमारी प्यूबिक सिम्फाइसिस बोन होती है, पेल्विक रीजन में आगे की तरफ जो बोन होती है, वहां से एक मसल होती है प्यूबोरेक्टलिस। प्यूबोरेक्टलिस स्लिंग बनती है जो रेक्टम को अपने पे खींच के रखती है। अगर हम नॉर्मल, जैसे अभी हम बैठे 90 डिग्री का एंगल हमारा बन रहा है हमारी थाइज और पेट के बीच में, इस कंडीशन पे वो प्यूबोरेक्टलिस मसल उस रेक्टम को अपनी तरफ खींच के रखती है। ये जरूरी भी रहता है। आपने हम देखते हैं कि भी ऐसे अगर नहीं होगा तो चलते फिरते भी स्टूल पास हो जाएगा, तो वो उसको खींच के रखता है, प्यूबोरेक्टलिस मसल जो होता है। अगर हम इंडियन टॉयलेट में या स्क्वेटिंग पोजीशन में बैठते हैं तो वो जो स्लिंग है प्यूबोरेक्टलिस की, वो रिलैक्स होती है। रिलैक्स होके ये हमारा रेक्टम है, यहां से इसने खींच रखा है। जब हमने पोजीशन बनाई, ये थोड़ा सा स्लो हुआ, तो जो हमारा रेक्टम और एनस के बीच का एंगल है वो लगभग 120 डिग्री बन गया, जो पहले हमारा 45-50 डिग्री बन रहा था। तो उसमें सीधा रिलैक्सेशन होकर स्टूल ग्रेविटेशनल फोर्स से, बाउल मूवमेंट से सीधे पास हो जाती है। अगर हम स्क्वेटिंग पोजीशन बैठे हैं, वेस्टर्न टॉयलेट में ये एंगल हमारा शार्प होता है, उस पर खिंचाव पड़ता है, दबाव पड़ता है, कब्ज होती है, स्टूल पास नहीं हो पाता। जिन लोगों के घर में वेस्टर्न टॉयलेट में, नहीं कह रहा तोड़ के इंडियन लगा लो, लेकिन आप अपने कमोड के आगे एक छोटा सा पटरा रख लीजिए, आप पैर उस पर रखेंगे, घुटने आपके ऊपर होंगे, तो वो आपका नेचुरल जो स्क्वेटिंग पोजीशन है वो आ जाएगी। उसमें आपको कॉन्स्टिपेशन में बहुत राहत मिलती है और पाइल से भी आप बच सकते हैं। सर एक और चीज़ कि अगर आप कहते स्टूल क्लीन करने के लिए टॉयलेट पेपर का यूज़ कर रहे हैं तो वो कितना रिस्की है? देखिए, फिर से हम कहें, नेचर की हम बात करें, जो हम लोगों के लिए, आदमी के लिए है, वो इंडियन स्क्वेटिंग पोजीशन में आप करते हैं, हाथ से आप उसको वॉश करते हैं पानी से, लेकिन उसमें कई लोगों को अच्छा नहीं लगता, तो पेपर से भी रगड़ लगती है। अगर आप बार बार ड्राई पेपर, जो जेट स्प्रे यूज कर रहे हैं वो और ज्यादा खतरनाक है। क्यों खतरनाक? इसलिए है कि जो हमारी एनल रीजन होती है, जो म्यूकोसा होती है, स्किन होती है, वो बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत नाजुक होती है। कई जेट का प्रेशर इतना तेज होता है कि वहां प्रेशर से गया और एकदम से कट लगा देगा, वो जख्म बना देगा। बहुत सारे पेशेंट्स में जो फिशर डेवलप होता है, उसके पीछे जेट भी एक कारण होता है, तो वो और गंदी चीज है। अब है कि हमने टॉयलेट भी वेस्टर्न यूज करना है, लेकिन क्लीन कैसे करें? तो हैंड फॉसेट जो होता है, हैंड शावर जो होता है, हैंड फॉसेट होता है, वो एक अच्छा ऑप्शन है। एक तो उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होता, प्लस स्कैटर्ड होता है, पानी बिखर के एनल रीजन पे पड़ता है,
तो आप उसको प्रॉपरली क्लीन भी कर सकते हैं और आपको जो ट्रॉमा होने का, चोट लगने का चांस है वो भी काफी हद तक कम हो सकता है। सर हर पाइल्स में क्या पेन होता है? नहीं, हर पाइल्स में दर्द नहीं होता है। और अगर हम स्पेशली पाइल्स की बात करें तो मैं तो कहना चाहूंगा पाइल्स आर पेनलेस, पाइल्स में दर्द नहीं होता। हाँ। अगर पाइल्स ग्रेड 4 में है, चली गई है, तो उसमें पेन होगा। या जैसे दो तरह का पाइल्स रहता है, इंटरनल हेमरोइड्स और एक्सटर्नल हेमरोइड्स। एक्सटर्नल हेमरोइड्स भी यूजुअली साथ में बनते हैं, जिसको इंटरनल होता है। उस एक्सटर्नल हेमरोइड्स में प्रेशर की वजह से, स्ट्रेनिंग की वजह से अगर थ्रोम्बोसिस हो जाए, ब्लड क्लॉट बन जाए, तो वो पेन करता है। अदरवाइज ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 पाइल्स में पेन नहीं होता। लेकिन लोगों के मन में एनल रीजन में कोई भी तकलीफ होती है तो उसको पाइल समझ लेते हैं। पेन के और बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनमें पेन होता है एनल रीजन। तो क्या पेन से आप पहचान कर सकते हैं कि आपको पाइल्स है, फिशर है, फिस्टुला है? हाँ, बिल्कुल पहचान कर सकते हैं। देखिए, फिशर के पेन की अगर हम बात करें तो वो शार्प कटिंग पेन होता है। ऐसे लगता है जैसे ब्लेड लग गया है, चुभन होती है, जलन होती है, बर्निंग होती है, मिर्ची सी लगती है। ये इस तरह का पेन आफ्टर डेफिकेशन, मोशन के बाद में अगर आपको लगता है तो ये फिशर है। पाइल्स में ग्रेड 3 तक पेन नहीं होता। 4th स्टेज पाइल्स है तो उसमें पेन होगा, उसमें आदमी ना बैठ सकता है ना चल सकता है, क्योंकि जो पाइल मास है वो पूरा एनएस से बाहर आ जाता है, तो वो वहां पर डिस्कम्फर्ट पैदा करता है। अगर उसमें कोई क्लॉट बन जाता है, थ्रोम्बोसिस हो जाती है, तो वो भी सीवियर पेनफुल होता है। लेकिन हम दोनों में अगर अंतर देखें तो फिशर का जो पेन है वो मेनली मोशन के बाद होता है। अगर थ्रोम्बोस पाइल है या एक्सटर्नल हेमरोइड में थ्रोम्बोसिस हुआ है या ग्रेड 4 पाइल से, वो आपको 24 घंटे रहेगा। तीसरी बीमारी हमारी आती है फिस्टुला। फिस्टुला का जो पेन होता है वो पल्सेटाइल पेन होता है। जैसे पाइल्स में डल पेन था, फिशर में कटिंग पेन था, फिस्टुला में थ्रॉबिंग पेन होता है, पल्सेटाइल पेन होता है, टुस टुस सा पेशेंट बताता है। दूसरा, फिशर में हम सिकाई कर लें या कोई लेग्जेटिव ले लें, कोई दवाई खा लें, उससे आराम मिल जाता है। पाइल्स में अगर पेन है तो उसको निकालने से आराम मिलता है। फिस्टुला में अगर वो पस डिस्चार्ज हो जाए, पस निकल जाए, तो एकदम से राहत मिल जाती है। तो ये एक करेक्टरिस्टिक फीचर होता है जिसमें हम सिर्फ दर्द के नेचर से बता सकते हैं कि पेशेंट इज हैविंग फिशर, पाइल्स और फिस्टुला। सीवियर पेन में सर बिना दवा के राहत मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। इसके लिए दो चीजें मैं बताना चाहूंगा। पहला तो सिट्स बात है, अवगाहन आयुर्वेद में हम इसको कहते हैं। तो अगर खासतौर पे किसी को फिशर का पेन है या कोई पोस्ट ऑपरेटिव पेन है, तो टब में थोड़ा सा गर्म पानी, गुनगुना पानी, मतलब जल ना जाए पेशेंट, उतना तेज नहीं लेना, लेकिन गुनगुने पानी में थोड़ा सा बीटाडिन या 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण या थोड़ा सा फिटकरी डाल के हम 8 से 10 मिनट अगर उसमें बैठते हैं तो पेन में इमीडिएट राहत देता है। सर्दियों में खास तौर पे मैं जो टाइमिंग की बात कर रहा हूँ 8 से 10 मिनट की, तो अगर 2-3 मिनट हम बैठेंगे तो पानी ठंडा हो जाता है। थोड़ा सा तेज गर्म पानी साथ में रख लें, बीच बीच में उसमें आप गर्म पानी मिलाते रहें, तो उस जो पानी है हमारा, उसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और ये उस पर्टिकुलर एनल रीजन का जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करता है, पेन को खत्म करता है। फिशर में कई बार एनल स्पाज्म की वजह से पेन होता है, वो स्पाज्म रिलीज होता है। तो सिट्स बाथ, सिकाई गर्म पानी में एक ऐसा उपाय है जिसमें आप बिना किसी दवाई के, बिना किसी विशेष ऑइंटमेंट के आप अपने दर्द में राहत पा सकते हैं। बिना दवाई से भी राहत मिल सकती है। दूसरा, कई लोगों में अगर स्वेलिंग है, थ्रोम्बोस पाइल है, कुछ ऐसा है, तो उसमें आप कोल्ड फॉर्मेंटेशन कर सकते हैं। बर्फ से किसी कपड़े में लेके उससे सिकाई करने से उससे भी आपको आराम मिल सकता है। सही, जो पाइल्स है ये क्या दवाइयों से ठीक हो सकता है? क्या इसमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है? देखो, पाइल्स दवाइयों से ठीक हो सकता है। अर्ली स्टेज पाइल्स को हम कंजर्वेटिव वे में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, दवाइयां, खान पान के परहेज से ठीक कर सकते हैं। जो थोड़ा सीवियर स्टेज में है, लेट स्टेज में पाइल्स होता है, 3rd 4th स्टेज है, या फिशर का स्पाज्म किसी में बहुत ज्यादा है, तो उसमें हमें सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। अगर हम सर्जिकल इंडिकेशन की बात करें कि हमें कब सर्जरी करानी चाहिए, तो उसके 3-4 से बड़े सिंपल से पॉइंट्स हैं। पहला तो कि अगर आपका पाइल्स या फिशर आपको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट को रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, आप दवाई खा रहे हैं, आपको 4 महीने 6 महीने हो गए दवाई खाते हुए, 3 महीने हो गए और आपको कोई रेस्पॉन्ड नहीं मिल पा रहा है, तो बेटर टू गेट इट डन, क्योंकि आधा घंटे का प्रोसीजर है, उसके लिए बहुत लंबी दवाई है और उससे भी आराम नहीं मिल रहा, तो करा लेना चाहिए, पहला। दूसरा, पाइल्स में जो एक बड़ा लक्षण होता है वो ब्लीडिंग का होता है। कई लोगों में मैसिव ब्लीडिंग होती है और इतनी ब्लीडिंग होती है कि उसमें पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, खून चढ़ाना पड़ता है। पेशेंट आते हैं हमारे पास ओपीडी में 4 हीमोग्लोबिन 5 हीमोग्लोबिन के साथ में, तो उस स्थिति में अगर हम इधर से ब्लड चढ़ा रहे हैं, उधर से निकल जा रहा है, तो जो कॉज है उसको खत्म करना चाहिए, पाइल्स का ऑपरेट हमें करा लेना चाहिए। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर ये बीमारी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हैम्पर कर रही है, आप कुछ खा नहीं पा रहे हैं, आप कहीं जा नहीं पा रहे हैं, आप कोई रूटीन काम नहीं कर पा रहे हैं,
सारे दिन आपके मन में पाइल्स फिशर यही चल रहा है, तो एक आधा घंटे का प्रोसीजर, उसमें भी हम लोग प्रॉपर एनेस्थीसिया में करते हैं, पेशेंट को पता भी नहीं चलता, पेन नहीं होता, और वो बीमारी आपकी जीवन भर के लिए खत्म होगी। थोड़े से आगे परहेज आप रख लें तो जीवन भर में दोबारा मतलब नहीं आती है। तो ऐसी आधा घंटे के प्रोसीजर के लिए हमें अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करना चाहिए, उसको खराब नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी चीज हो रही है तो डेफिनेटली हमें सर्जिकल साइड में जाना चाहिए। सर चलते चलते आखिरी सवाल, इन पेशेंट्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सबसे बड़ी सलाह अगर मैं एकमात्र दूं तो बीमारी को बीमारी समझें। ये कोई टैबू नहीं है, कोई हवा नहीं है, कोई ऐसा लाइलाज बीमारी नहीं है, इसको शर्माना नहीं है, झिझकना नहीं है। जहां भी आप रहते हैं, जहां पर भी आपके आसपास में कोई क्वालिफाइड डॉक्टर है, अगर आपको सिम्टम्स ब्लीडिंग का, पेन का, स्वेलिंग का, पस डिस्चार्ज का गुदा क्षेत्र के आसपास से महसूस होता है, आप डॉक्टर के पास जाएं, एग्जामिन कराएं। इसको बहुत आसान तरीके से मैनेज कर सकते हैं। मैक्सिमम केसेस में वी कैन मैनेज दीज इश्यूज विद द कंजर्वेटिव वे ओनली, द कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ओनली, जिसमें खान पान और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन रहता है। अगर किसी में जरूरत भी पड़ती है तो उसको बहुत आसानी से माइनर से प्रोसीजर्स होते हैं जिनसे हम ठीक कर सकते हैं। तो बीमारी को छुपाना नहीं है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अगर आपकी किसी ऑडियंस को कोई तकलीफ हो तो आपके कमेंट बॉक्स में डाल के मैं सीधा उनको जवाब दूंगा। अगर किसी को कुछ पूछना है तो हम वो करेंगे। सर आपने बहुत अच्छा कहा कि बीमारी को बीमारी समझे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे व्यूवर्स जब ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे तो उनके सवालों के सारे जवाब तकरीबन मिल गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और हम उम्मीद करेंगे कि डॉक्टर साहब और उनकी टीम इसका प्रॉपर आपको जवाब दे। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और इतने सारे सवालों का बहुत ही अच्छे से जवाब दिया और बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।